आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम और मैं हूं अरसला सिद्दीकी। आज हम 29वें रोज़े की इस नशिस्त में मौजूद हैं और पता ही नहीं लगा कि रमज़ान कब गुजर गए और कल हो सकता है कि ईद हो। अच्छा, जैसे ही ज़ाहिर है लोग ईद का चांद देखते हैं, लोग तैयारियों में जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं और इसमें कोई ज़ाहिर बुराई नहीं है, लोग तैयारियाँ करते हैं और चांद रात को जो है बहुत एहतमाम होते हैं। लेकिन हमें आज ये भी जानना है कि चांद रात हमें गुजारनी किस तरह चाहिए, उसमें क्या दुआएं करनी चाहिए, क्या कोई ऐसी इबादत है जो चांद रात वाले दिन ख़ास तौर पे करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आज की नशिस्त में हम जानेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फवाद फ़ारूक साहब, कार्डियोलॉजिस्ट हैं NICVD के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा हैं आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मिसबाउल अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और जो हमारी तीसरी मेहमान हैं वो बड़ी मशहूर व मारूफ एक्ट्रेस हैं, उन्हें आपने काफ़ी TV प्लेज़ में देखा होगा। हमारे साथ मौजूद है अस्मा खान। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अशला, ज़ाहिर अभी बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी वैसे ईद की तैयारियाँ हो गई हैं, चांद रात की तैयारियाँ हो गई हैं? नहीं शायरी, अभी तक कुछ भी नहीं लिया, कहाँ टाइम मिला। आप लोगों के साथ माशाल्लाह देखें इतना ज़बरदस्त वक्त गुजरा, किस तरह गुजरा, इतना अच्छा पता ही नहीं चला। चीज़ों का कुछ लेने का इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला। अब करेंगे इंशाल्लाह जाकर आज यहाँ से शॉपिंग थोड़ी बहुत। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जी कल से ऐसी बात है, कल हमने ट्रांसमिशन शुरू की थी और आज ख़त्म हो रही है। वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन बड़ा मुझे लगता है कि ये जो 29 दिन हम लोगों ने गुजारे हैं साथ, एक हम लोगों का बड़ा लंबा साथ रहा है, तो सबको बड़ा मिस करेंगे सब। बिल्कुल जी, ये हर दफ़ा एक फीलिंग होती है ऐसी, जब भी आप ये सेट आदत हो जाती है ना, आप डेली जाते हो, डेली मुलाकात कर रहे होते हैं, जब छोड़ते हैं तो बड़ा मिस करते हैं, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी है वो इसी तरह चलती है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा सबसे पहले। अगर हम दिल के अमराज की बात करें तो बहुत सारी बेसिक रीज़न सामने आते हैं हमारे। कुछ लोग ये हैं कि बहुत ज़्यादा फूड इनटेक कर रहे हैं और उनका वर्कआउट नहीं है, इस वजह से कार्डिक प्रॉब्लम आते हैं। डिफरेंट रीजंस हैं। यंगस्टर्स में अब बड़ा कार्डियो से लेके इश्यूज सामने आने लगे हैं। आप क्या समझते हैं जो आजकल इतना कॉमन हो गया है ये, वरना पहले हम सुनते थे कि जी 50, 60, 70 के बाद होता है, वो अब 20 और 30 में भी हो रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न वही रिस्क फैक्टर है। देखें, दिल का मर्ज़ ऐसा है जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। रिस्क फैक्टर्स में क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें आपने खुद ही जिक्र कर दी। लाइफस्टाइल मेनली, ऐसी डाइट्स लेना जो हेल्दी नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, ये तो बुनियाद बनता है एक यंग आदमी में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लाने का। यानी ये दो चीज़ें मोटापा लाती हैं और मोटापा शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीज़ें ले आता है। ये चीज़ें हो गई। इससे हट के हमारे यहाँ तंबाकू का इस्तेमाल हर फॉर्म में बहुत ज़्यादा है। ये जो कॉम्बिनेशन है, और ओवरऑल साउथ एशियन जितने भी हैं, हमारी जो एंसेस्ट्री है, इनमें दिल का मर्ज़ गोरों के मुकाबले में 10 साल पहले आता है। तो अब इन तमाम चीज़ों का अगर एक जगह जमा कर दें। जैसे आपने टोबैको के कहा कि चले, एक तो होती है सिगरेट नोशी, एक जो लोग ये गुटखा मावा ये चीजें खाते हैं, तो क्या इससे भी कार्डिक इश्यूज आते हैं? अच्छा, मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है। मैंने जी, उसमें तंबाकू, इसीलिए आप देखें कि अब टोबैको डे बनाए जाते हैं। स्मोकिंग वाला वर्ड अब ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि अल्टरनेटिव इतने तरीके आ गए। एक्चुअल जो प्रॉब्लम बस सिगरेट पीने में ये है कि वो जो कंबस्शन वाला एलिमेंट था वो उसमें नहीं है, लेकिन निकोटीन तो जा रही है और निकोटीन अंदर जिस्म में जाके वही कुछ करेगी जो आप सिगरेट पी के हो रहा था। तो वो तंबाकू का नुकसान वैसे ही है जैसे सिगरेट स्मोकिंग का नुकसान। अच्छा, लोगों को इस बारे में इतनी ज़ाहिर अवेयरनेस लोग इसको बिल्कुल, आपने अच्छी बात, स्पेशली ये वेप्स और जो नए मेथड्स आजकल आते जा रहे हैं, उसमें लोग शायद समझते हैं ये एक फैशन या स्टेटस सिंबल है, इसका सेहत पे कोई असर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, उसका उसी तरह नुकसान है जैसे सिगरेट स्मोकिंग। जबकि वेप बहुत खतरनाक है। वेप भी खतरनाक है, लेकिन मुझे तो बात अभी अलार्मिंग लगी है, वो ये लगी है कि जो लोग गुटखा खाते हैं इवन वो भी नस्वार होता है। गुटखा में तो और चीजें, क्योंकि अलोंग विद टोबैको और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, इंग्रेडिएंट्स जिसमें जी जो अंदर मुंह के अंदर इन्फ्लेमेशन, ये इतना नाजुक। अच्छा, इससे हमें ये तो पता ही था कि मुंह का कैंसर होता है, अभी ये चीज आपने रिवील की है कि निकोटीन जो जा रही है उससे दिल के मामलात भी होंगे। अब देखें भाई, ये जितने भी खाने वाले लोग हैं कि आप लोग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके बातों से बातें निकलती जाएंगी हमारी, वो प्रॉब्लम्स आते हैं। ये अब एक नई चीज़ आज रिवील हुई है। डॉक्टर साहब, आंखों को लेकर अगर हम बात करें तो ज़ाहिर कुछ बच्चों को छोटी सी उम्र में चश्मे लग जाते हैं,
आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, वो इतने करीब से बैठे हुए मोबाइल देख रहे होते हैं, क्योंकि अम्मी काम कर रही होती है तो अम्मी कहती है मोबाइल देख लो बेटा। इससे कितनी प्रॉब्लम होती है जो बच्चे इतना करीब करीब देख के स्क्रीन टाइमिंग जो बढ़ गई है, क्योंकि हम टीवी पहले घर में एक टीवी होता था और हम एक डिस्टेंस से देखते थे, अब सबके हाथ में मोबाइल और इतना करीब से देखते हैं, कितना नुकसान और अब माओ ने अपनी जिंदगियां आसान की हुई हैं बच्चों को मोबाइल और टैबलेट्स दे दी। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि असल में बच्चे तो कसूरवार नहीं है, उनकी माएँ कसूरवार हैं। अच्छा, और ये बीमारी जो है इस वक्त सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि अक्सर तो मेरे पास जो बूढ़े मरीज आते हैं तो बच्चे ये मुझसे इसमें हम कहते भी हैं शामिल कि ज़रा इनसे कहिए कि मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। हाँ। तो ये तो एक ऐसा, इसको डॉक्टर साहब आप एग्री करेंगे कि तो एक तरह का एडिक्शन है ये। एडिक्शन आजकल तो इसको जो सोशल मीडिया है और ये स्क्रीन है, इसको तो एडिक्शन का नाम दिया गया है इसको। और बच्चों में खुसूसी तौर पे आपका सवाल था कि इससे आँखों को क्या नुकसान पहुंचता है, तो स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता है उससे एक तो आँखों का फोकसिंग मैकेनिज़्म जो है ना वो मुतासिर होता है। ज़ाहिर है कि हर चीज़ को एक मुख्तसर वक्त के लिए राहत भी चाहिए, आराम भी चाहिए। बिल्कुल। अब बच्चों ने ये किया कि मुस्तकिल उसको देखते रहते हैं और घंटों उसको देखते हैं। उससे हो ये रहा है कि उनके जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं आँखों के, उस पर फ़र्क पड़ रहा है और बहुत कम उम्र में बच्चे अब चश्मा लगाने लगे हैं। चश्मे के नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं उनके। आँखों में खुश्की बहुत होने लगी है, जिससे आँखों को रब बहुत करते हैं बच्चे। रब करने से उनके जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं। तो ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता हमारी आई साइट वीक हो चुकी हैं। उनको सर में दर्द होता है, अलामात होती हैं, सर में दर्द होता है तो वो दवा खा लेते हैं, उनके आंखों से पानी आता है तो लोग कहते हैं आजकल डस्ट फैली हुई है, मौसम चल रहा है इस वजह से आता है। तो ये हमें पता कब चलेगा कि अब हमारी आँखें जो हैं वो वीक होने लगी हैं? अनटिल अनलेस जब नंबर बहुत बढ़ जाता है फिर हमें ख्याल आता है कि अरे आई डॉक्टर को भी तो दिखाना है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, एक हद तक तो सही है ये, लेकिन आम तौर पे देखें ना, आँख जो है बुनियादी तौर पे देखने के लिए है और जब उसके देखने की सलाहियत मुतासिर होती है तो समझ में आ जाता है कि मुझे माइल आती हैं बच्चों को कि भाई टीवी बहुत करीब से देख रहे हैं जाके। बिल्कुल ठीक है ना। स्कूल से शिकायत आ रही है कि बच्चा जब गलत होमवर्क नोट कर रहा है तो ये वो वक्त है कि जब बच्चों की आँखों का मुआयना किया जाना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं कि जिनके 2-3 बच्चे जिनको चश्मे लगे हुए हैं, नज़रें कमज़ोर हैं और आपका एक छोटा बच्चा है जो अब 2 या 3 साल का होने वाला है, तो आपको चाहिए कि उसकी आंखों का मुआयना करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक ट्रीटमेंट है कि वो कहते हैं कि अगर आपको चश्मा हटाना है तो कुछ ऑपरेशन होता है, अब मुझे एक्चुअल उसका वर्ड नहीं पता, तो ये सेफ़ है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ़ है। और इसके लिए ये है कि जिनको ये ऑपरेशन करवाना है, अव्वल तो ये कि ये 19-20 साल की उम्र के बाद ही करवाया जा सकता है, उससे पहले नहीं। अक्सर लोग अपने छोटे छोटे बच्चे ले आते हैं कि इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, इसका नंबर उतर, मतलब हम करा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल अगर आप 19 साल की हो गई हैं। अलग नहीं वो अलग बात है। हाँ। जी जी जी, नहीं बिल्कुल करवाया जा सकता है और सेफ़ है, लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। उनको जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसको चाहिए कि इन सब को मद्देनज़र रखें। कुछ ऐसी अलामात होती हैं आँख के अंदर और मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं कि जिसमें ये मना है, उनको फिर हम नहीं करते, उनको मना कर देते हैं। अच्छा, हर कोई नहीं करा सकता? हर कोई नहीं करा सकता जी। और ये ख़ास उम्र तक करवा सकते हैं आप, उस वक्त तक फ़ायदा है, उसके बाद उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये तमाम वो चीज़ें जो एक्चुअली लोग ज़ाहिर जानना चाहते हैं, चाहे आंखों से हों चाहे दिल से हों, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मा, सबसे पहले बताएं, ईद की तैयारी हो गई आपकी या नहीं हुई हैं? हो ही रही है, पूरे रमज़ान ये चल रहा होता है। पूरे रमज़ान ये चल रहा होता है, तो आजकल क्या चल रहा है? आजकल आप स्क्रीन पे कम क्यों नज़र आ रही हैं? क्या वजह है? ड्रामा इंडस्ट्री से दूर क्यों हुई है? क्योंकि आपने तो बहुत काम किया है, आजकल क्यों कम काम कर रही हैं आप? शहरी, एक तो मेरी कुछ ट्रैवलिंग रही है कुछ टाइम से, और फिर मैं जब जब यहाँ पे होती भी थी तो कोई इतनी ज़बरदस्त चीज़ ऑफ़र नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दूसरा ये है कि जितने टाइम के लिए मैं यहाँ थी तो फिर मैं कोई प्रोजेक्ट ले नहीं सकती थी क्योंकि आप बाउंड हो जाते हैं। तो अब ये है कि मैं फ्री हो गई हूँ, जो भी मुझे काम शाम करने थे, तो इंशाल्लाह देखें। अच्छा, ज़ाहिर है आपने एक टाइम काम किया है, अभी आप क्या देख रही हैं कि अब जो हमारी फील्ड है, ड्रामा फील्ड है, इनकी जो फील्ड है, हमारी नहीं, इनकी जो फील्ड है, उसमें उस तरह के उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो एक ज़माने पहले आया करते थे? हाँ, मैं तो मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग जब भी, और मैंने बहुत सारे शोज़ में देखा है, हमारे बहुत सारे सीनियर्स या मेरे साथ के लोग जो हैं मेरे बैच के, वो यही कहते हैं कि जी पहले के जो ड्रामे थे वो बहुत ज़बरदस्त थे और अभी ये है वो है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि टाइम के साथ साथ जो है
हमारी improvement- इंडस्ट्री ने बहुत ग्रूम किया है। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात ये है कि हम कहीं से सीख के तो नहीं आते। तो आजकल अगर आप जितने भी यंगस्टर हैं जो नए लोग आ रहे हैं, अगर उनका काम देखें तो दे आर वेरी मैच्योर इन वर्क और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और बीच ये तो हमेशा से होता था, कोई अच्छा प्ले निकल जाता था, कोई बुरा मिला जुला वो होता अच्छा था। शायद ये रीज़न नहीं है कि पहले एक ही टीवी था हाँ। और एक लिमिटेड ड्रामे आते थे तो सबकी कंसंट्रेशन उस पर होती थी। अब इतने चैनल्स हैं, इतना सब कुछ है तो हमें वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही, जबकि बन अच्छे रहें लेकिन क्योंकि पहले एक चैनल हुआ करता था और देखने वाले सारे वही देखते थे। वेरी ट्रू, क्योंकि आपके पास जब एंटरटेनमेंट के लिए एक ही चीज़ होगी, आपका सारा फोकस ही होगा, फिर आप शुक्र करेंगे ना जो चीज़ ये नजर जो आ मिल रही रहा है। है अभी, जो दिख रहा है अभी वही तो बहुत मतलब है। हमारा थोड़ा सा वो भी है ना उस तरह के, हम लोग रुकते नहीं है किसी जगह और इतना वो हम स्किप करते जाते हैं Skip चीज़ों कर को, तो देते हैं। उतना जब गौर से नहीं देखते तो फिर हमें लगता है फजूल चीज़ें। बट है कुछ बुरी भी चीज़ें बन रही होती हैं, पर ये तो हमेशा से है। मतलब इसको भी हम डिस्कस करेंगे और जाहिर है क्योंकि पहले एक ही टीवी होता था, उस पर अगर आपको छोटा सा भी रोल मिलता था तो आप रातों रात स्टार बन जाते थे। अब जाहिर है क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत आ रही हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और इसी के साथ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। एक सवाल जो है ना वो बड़ा मुझे लगता है कि उसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है काफ़ी लोगों को। अक्सर लोग दिल पकड़ के बैठ जाते हैं इधर सीधे हाथ की तरफ और बोलते हैं जी हमारे दिल में दर्द हो रहा है। तो दिल कहाँ है सबसे पहले तो ये बता दें, आधे से ज़्यादा आवाम को यही नहीं पता। अच्छा, दिल की जो लोकेशन है ना वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट पे है ना, राइट पे नहीं होती, राइट पे नहीं होती ना। मिड से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, हाँ। ये वाली डायरेक्शन ये है। ठीक है, अच्छा, दर्द जो है ना वो दिल में नहीं होता, सीने में होता है। ये देखा। उसको अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल मैदे के अमराज बहुत बढ़ गए हैं। जी, मैदे में अगर दर्द होता है तो इसके सिम्टम मिलते जुलते हार्ट अटैक से लगते हैं कि जी पसीना आना शुरू हो गया, सीने में दर्द शुरू हो गया और लोग डर डर के भागते हैं फिर मैं वहाँ पर। उसी डिस्कशन की तरफ आ रहा था कि दर्द सीने में होता है। अच्छा, अब सीने में दर्द की लातादाद वजूहात, सिर्फ मैदा नहीं, मस्कुलर पेन्स हो सकते हैं, न्यूरोजेनिक हो सकते हैं, बाज़ इवन औक़ात गैस हम बोल देते हैं, साइकोलॉजिकल गैस हैं। है। यानी ऐसे साइकोलॉजिकल पेन है कि यंग आदमी में उसको एक खौफ होता है मुझे कोई दिल का मसला हो रहा है और खुद ब खुद नर्व्स के जरिए से एक फीलिंग आने लगती है मुझे कुछ हो रहा है। अच्छा, और गैस सीने में। तक आती है या नहीं आती? जी, ये भी सीने कहावत गैस है। बिल्कुल है, वो इनडाइजेशन है। गैस तो हमने वर्ड दिया हुआ है। हाँ। गैस तो सुई गैस होती है या एलपीजी होती है, ये गैस हमने वर्ड दिया हुआ है। Indigestion का भी हो इंडाइजेशन ये सकता है। होता है कि मैदा इस तरीके से है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे या आप में रिगर्ज हो रहा है कि मैदे यानी स्टमक की चीज़ ऊपर वाली आंत की तरफ आ जाती है। स्टमक में एसिड है और उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत भी है, जबकि ऊपर ये नहीं है। तो वो ज़रा सा भी एसिड ऊपर आएगा आपको, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आप अपनी मकदार से ज़्यादा खा रहे होते हैं, या ऊट-पटांग खा रहे हैं। गलत। हम अपने मौजू से हट रहे हैं, असल उस पे आते हैं जो दर्द वाला है। देखिए, दिल का दर्द एक डिफरेंट होता है। ये यानी बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा सीने पे दबाव, बोझ, घुटन और एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि लग रहा है दम घुट रहा है, और कभी कभी वो चंद लम्हात के लिए आके फिर ठीक हो जाता है। यहाँ पे इंसान धोखा खा जाता है। वो समझता है कि शायद वो खुद ही ठीक हो गया है, मैंने कोई चीज़ ली उससे ठीक हो गया है, क्योंकि ये जो दिल का दौरा आ रहा होता है दिल की नाली तंग होने की वजह से आ रहा होता है। Exactly. अच्छा, इनिशियल स्टेज में वो नाली क्या होती है, कभी तंग हुई कभी खुली, कभी तंग हुई कभी खुली, तो आपको इंटरमिटेंट सिम्टम चल रहे होते हैं। लेकिन इस कैरेक्टर को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। पूरे सीने पे दबाव की सूरत में, घुटन का एहसास, पसीने आ जाना, और इस शिद्दत का हो कि आपको जैसे सोए में है तो उठने पे मजबूर हो जाएंगे, उठे में हैं तो यानी घबराहट में बिस्तर से इधर उधर चलेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो लेकिन आपको जब किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो पैनिक अटैक जिसे हम कहते हैं उसमें भी होता है। उसमें मिमिक ज़रूर करता है, लेकिन फिर क्या होता है उसमें, क्या होता है ये फ्रीक्वेंसी बन जाती है। रोज़ाना हो रहा है, महीनों में हो रहा है, साल, यानी एक फ्रीक्वेंटली एक हो रहा है, एक दो बार तब चेकअप हो गया, प्रॉपर वर्कअप हो गया, पता चल गया कि इसके पीछे कोई ऑर्गेनिक अच्छा, बड़ा मर्ज नहीं जबरदस्त है। सवाल शहरी आपने ये वाला जो किया पैनिक अटैक वाला, ये पैनिक अटैक पता कैसे चलता है ये कि इसी पैनिक तरह अटैक आ रहा है एक्सक्लूजन हमें? के बाद। क्योंकि और अमूमन एक ऐसा तो होता है। बैकग्राउंड भी होता है ना। देखें, दिल के मर्ज अमूमन कुछ भी कर लें हम, 30-35 साल के ऐसे लोग जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है,
ख़ानदान में दिल का मर्ज है, यानी आपको एक बैकग्राउंड पता है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर होता है ना, वो इन्वेस्टिगेट करता है कि ये अलामत तो वही लग रही है लेकिन ये मुजरिम नहीं हो सकता क्योंकि इसका बैकग्राउंड वो नहीं है। सेम अप्लाइज टू, अब एक 18 साल के इस किस्म की अलामत हो रही होगी एक फीमेल में 18 साल की, तो हमारा ज़्यादा चांस ये होगा पैनिक है, लेकिन एक्सक्लूड करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल बहुत से सॉरी मैंने आपकी बात कही, ये होना चाहिए कि अगर किसी को भी इस तरह का पेन हो तो अंदाजों पे नहीं रहना जी, चाहिए, जाके आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेस्ट करवा लें। कि प्रिलिमिनरी वर्कअप ज़रूरी है, बिल्कुल। ईसीजी है और बुनियादी टेस्ट हैं, उसके बाद फिर हम फैसला, यानी अलामत की बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते ये कुछ भी नहीं है आप घर जाएं। अच्छा, और ये गलती ज़्यादातर करते लोग हैं यही गलती करते ये गलती हैं करते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे करना कि चाहिए। अस्मा ने इसको बिल्कुल। पॉइंट आउट किया कि वो खुद ही दर्द बना लेते हैं कि यार ये मैदे का है, गैस हो रही है, बिल्कुल। जलन हो रही है, बिल्कुल। और उनको पता नहीं लगता क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको पता नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ बिल्कुल। कॉन्सेप्ट एक ये है कि जी मोटा है तो कोलेस्ट्रॉल होगा, पतला है तो नहीं होगा। नहीं होगा, ये गलत पतले है। को भी- जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, इससे हट के सेहत की हालत में मुझे पता है कौन जाता है डॉक्टर के पास कि ज़रा मेरा चेकअप तो कर लें, कोई नहीं जाता है। जब या आसपास किसी को एकदम से सडन डेथ आती है या खुदा न खास्ता खुद कोई तकलीफ़ें आती है तब। लेकिन 20 साल के बाद हर इंसान को अपने बुनियादी टेस्ट जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इनको तो 3 को जब तक आप चेक नहीं करेंगे पता नहीं और चलेगा। रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इनकी अलामतें नहीं हैं, ये बिल्कुल। इनकी अलामतें उस वक्त आएंगी जब आपको पेचीदगियाँ आ जाएंगी। तो इसलिए वक्त से पहले आपको अपना ये बुनियादी वर्कअप ज़रूर करना चाहिए ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आपको मसला है या नहीं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इसी उसमें लगे रहते हैं। अस्मा ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये हम लोग ना खुद ही अपनी डॉक्टर हम खुद हैं। बेसिकली यहाँ पे जितने लोग हैं सारे डॉक्टर हैं। अभी किसी से भी किसी भी मर्ज का पूछ लो, कोई दवाई भी ऐसा बता टोटका देंगे। दवाई भी बता देंगे। दवाई भी आप बताएंगे दवाई का proper। भी छोड़ें, वो आपको दवाई भी बता देंगे। यहाँ तो इतने जबान के And नीचे शहरी, हाँ। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आजकल जो मैं देख रही हूँ मेरी फैमिली में भी ऐसा है कि बहुत जो रील्स आ रही हैं उस पे हर कोई तो मशवरे बता रहा दे होता रहा है, है, बिल्कुल। टोटके बता रहा है और लोग उस पे अमल कर रहे हैं जो कि बहुत बिल्कुल। डेंजरस है। और कन्वेंशनल चीज़ें छोड़कर अमल कर रहे हैं, ये और मुसीबत है। ECG जो है वेरी चीप, आई थिंक बिल्कुल। बहुत सस्ता सा टेस्ट है, वो बिल्कुल। हर इंसान को हर 6 अरे माह कैल्शियम बाद। स्कोरिंग करा लें, ज्यादा प्रॉब्लम है एक बिल्कुल, दफा बहुत सारी करा लें, चीज़ें। 3 साल के लिए जान छूट जाती है, बहुत पता चल सारी जाता है चीज़ें। पूरा कैल्शियम शहरी स्कोरिंग डॉक्टर में। तो आप भी हैं। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि मैं इतना में बैठा हूँ और मैंने देखा बस कि सही इसमें बता रही है। इम्पोर्टेंट ये होता है जैसे जितने टेस्टों के नाम ले रहे हैं ना, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट अप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं, होता है। अगर मैंने वो डॉक्टर हाँ, फैसला वो करता तो है ज़ाहिर है, आपकी मैंने अलामत, तो कैल्शियम बैकग्राउंड और स्कोरिंग वो इस वजह से बोल चीज़ें। दिया था कि लोगों को अगर ये खदशात है। क्योंकि इसमें बताऊं क्या होता है, जिसको पक्का दिल का मर्ज होता है उसको हम एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं, वो कैल्शियम स्कोरिंग कराने चला जाता है। उसके लिए कैल्शियम स्कोरिंग नहीं है, नहीं, कैल्शियम आप स्कोरिंग वो उसके वाला लिए है टेस्ट जिसका बताएं मर्ज जो हर बंदे को जी बुनियादी करा ECG लेना है। चाहिए जिससे आपको अलार्मिंग सिचुएशन हर बंदे नॉर्मल वाले वो तो है शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वो चीज़ें जो दिल का मर्ज लाती हैं। जब अलामत आनी शुरू हो गई उसमें फिर डॉक्टर फैसला करेगा। सिंपल टेस्ट जो हर को पता है, दर्द शुरू हुआ ECG, लेकिन ये तो लाजमी लेकिन डॉक्टर साहब जब आपको दर्द हो रहा होता है तो आपकी एक कंडीशन वैसे ही बड़ी ऊपर होती है, तो ECG समटाइम डिस्टर्ब आ जाता है। जी जी ECG नहीं कोई नहीं ऐसी नहीं, वो फिर ये इंटरप्रेट डॉक्टर करेगा हाँ। कि उस ECG का उस अलामत से मुताबिकत में वाकई दिल वाला मामला है या नहीं। और कभी कभार हार्ट अटैक होते हुए ECG नहीं दिखाती है। अब आजकल हम एक कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिनको हम ट्रोपोनिन कहते हैं, अक्सर आपने ट्रोपाइड सुना जिसको होगा, कहते हैं। ट्रोपाई का ट्रोपाई, टेस्ट किया। बिल्कुल। कल छोटा मोटा अटैक ECG में नहीं आता, हाँ। तो वो फिर ट्रोपाई का टेस्ट हमें बता देता है कि ये भाई अटैक है। हाँ, और भाई ये चीजें डॉक्टर से पूछी करिएगा, मैं तो बिल्कुल। सिर्फ आपको टेस्टों के नाम बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा। अंदाजा हुआ और- कि आप भी नहीं सजेशन शहरी को देते हैं। बहुत नॉलेज है अच्छा, अबाउट मैं- हार्ट, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं ये बात बताऊं कि ये जो रील्स भी आ रही होती है ना भाई, आप देख लिया करें, उसमें वो कहते हैं 3 दिन में दिल की शरियानें खुल जाएंगी। इस पे हम ना हैरान जाएं। होते हैं यार, हाँ, अस्पताल ये बंद इतना कर देने पढ़ के चाहिए। उनको पूरा वो करना पड़ रहा है, वो सिर्फ अपनी रील के व्यूज बनाने के लिए 3 दिन में शरियानें खोल देते हैं। डॉक्टर साहब कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल लोग नॉर्मली करते हैं, बहुत ज्यादा। ये कितने सेफ हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इससे भी मैंने देखा इन्फेक्शन सामने आते हैं आंखों पे। जी बिल्कुल सही बात है। असल में कॉन्टैक्ट लेंस जो है एक 2 धारी तलवार की तरह है। वाह। अच्छा, जी बिल्कुल, नुकसानात भी बहुत हैं और जो इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद भी बहुत हैं। सही। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आमतौर पे कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइस नहीं करते अनलेस के कोई मेडिकल इशू हो उनको जिसके लिए ज़रूरी हो। सिर्फ नज़र की बेहतरी के लिए कॉन्टैक्ट लेंस को आमतौर पे हम लोग एडवाइस नहीं करते। नहीं सर, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो खूबसूरती के लिए लगाते हैं। खूबसूरती के लिए लगाते हैं वो तो मेरा ख्याल है कि नहीं लगाना चाहिए। नहीं इसलिए कि लगाना चाहिए, खूबसूरती गलत के लिए बात जो है। लेंस लगता है कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने तो चाहिए। एक तो कॉन्टैक्ट लेंस है ना बहुत थिन मटेरियल का होता है, इतना थिन होता है कि उसमें से ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन जो है हाँ। वो असल में आपका जो कर्निया है, कॉर्निया है, उसको एक टीयर फिल्म है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है उसको,
वो एक जो आपने प्लास्टिक का एक टुकड़ा रख लिया आँख के ऊपर, Exactly. उससे वो अफेक्ट होता है। बिल्कुल। आजकल जो नए कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं उनमें ये सलाहियत होती है कि उनसे ऑक्सीजन पार हो जाती है और आप मिलती रहती है। अच्छा, ये जो कॉस्मेटिक लेंसेज है ना, ये कलर्ड होते हैं इसके ऊपर, और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़रा थिक होते हैं ये, तो ये और ज़्यादा नुकसान ये बहुत पहुंचाने की खतरनाक सलाहियत है। होती नहीं, है बिल्कुल इसमें। जी। बिल्कुल। ये कॉन्टैक्ट लेंसेज भाई लोग अच्छा, लगा लेते बेसिकली हैं। मैं बताती हूँ, लेंसेज अगर लगाने का शौक भी है किसी को, क्योंकि मुझे बड़ी नॉलेज है इस बारे में, लेंसेज के बारे में मुझे बहुत साल हो गए, तो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज वाली चीज़ है जो मैं कहूँगी कि आप बनवाएं, और यहाँ से बनवाएं या बाहर से बनवाएं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो अगर आपकी आईसाइट वीक है, आप अब तो सब कुछ ही आ गया है, जिस जी। तरह का आपको चाहिए, जो आपका बिल्कुल। नंबर है प्रॉपर हर तरीके से जो है वो चीज़ अब- आपको मिलेगी। लेकिन जो बाज़ारों से और कॉस्मेटिक की शॉप से मिलते हैं, मत लगाएं, मेरी आँख का ऑपरेट हो चुका है, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। असल में इस वक्त ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस के बदल में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ Yes, गई हैं। मुझे पता आपने चला, जिक्र बिल्कुल। किया था शुरू में लेसिक का। हाँ, अब लेसिक है, बहुत एडवांस प्रोसीजर है। ऐसे सब लोग जो कि 19-20 बरस से ज़्यादा की उम्र है उनकी, और उनके नंबर हैं, वो नंबर्स नहीं पहनना चाहते, तो उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। मुस्तकिल एक बुनियाद, मुस्तकिल हल है ये। कॉन्टैक्ट लेंस तो आप रोज़ सुबह लगाएं या निकालें, हफ्ते में बिल्कुल। लगाएं निकालें, ऐसे ही है। तो उसमें इन्फेक्शन के होने के इम्कान बहुत होते हैं, और होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस इन्फेक्शन जो हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। और मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी हैं कि जिनकी दोनों आंखें जो है उसमें धब्बे पड़ गए हैं सफ़ेद रंग के, हाँ, और वो हाँ, बीनाई भी बिल्कुल। मुतासिर हुई, और कॉस्मेसिस भी ज़ाहिर है कि बहुत ऐसे ही। मुतासिर ये चीज़ें जी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है हम ब्यूटी के लिए करते हैं, करना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन आप किसी डॉक्टर से बहुत एडवाइस देखभाल करके के। और बहुत देखभाल के अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, अदरवाइज फिर आंखों का मसला आपके सामने आ गया है। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और किचन में आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सिमरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? 29वां जो है वो रोज़ा है आज, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, थोड़ा सा सैड भी हूँ कि सैड भी रमज़ान हैं? खत्म हो चलें। जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी, आपने ये बोल दिया, ये बड़ी बात है। आप बड़ा मिस तंग आई करेंगे ना हुई थी यार, फैमिली चलें, वो चलें, ज़ाहिर है ये एक बॉन्ड तो- बन जाता है अच्छा, ना। ईद की तैयारियां हो गई आपकी? जी हो गई। क्या क्या हाँ, लिया लेकिन आपने, चांद बताएं? रात मना रही हैं माशाल्लाह, लिबास देखिए। क्या क्या आपने खरीदा इस दफ़ा ईद पे, बताएं मुझे। ईद पे आजकल जो वो रेन ड्रॉप चूड़ियाँ चल रही हैं ना, रेन ड्रॉप, रेन Yes, ड्रॉप चूड़ियाँ जो yes, चल रही हैं, देखा मैंने। और वो लिए हैं और 2 ड्रेसेस लिए हैं। तो आप ये नहीं करती ईद के दिन चश्मा लगा के पर्स लटका के मोहल्ले में घूमते थे ना बच्चे, वो नहीं करती वो आप? टाइम लेने गुजर के लिए। गया वो टाइम गुजर वो गया। टाइम गुजर गया। अब अच्छा आप जी, लोग से लेंगे ईद। ठीक है, हम बिल्कुल देंगे और बिल्कुल देंगे हम। बताएं क्या बना रही हैं आज? आज बन रहा है फ्राइड श्रिम्प्स विद चिली सॉस। ओके, ठीक है, चिली गार्लिक सॉस बनेगी, साथ में जो है स्ट्रॉबेरी शेक है हमारा। स्ट्रॉबेरी शेक है, किस तरह जी, बनेगा ये जरा सही। बताएं। कोटिंग करेंगे हम लोग, डीप फ्राई करेंगे पहले तो उसको हम लोग जो है डालडा कुकिंग ऑयल में, क्योंकि इसमें विटामिन A, D, E से फोर्टिफाइड है, और इसमें ओमेगा 3 और 4 शामिल है, क्योंकि रमज़ान में डीप फ्राइंग ज़्यादा हो जाती है, और फिर माओं का ज़रा वो रहता है बच्चों के लिए कि सेहतमंद खाने हो, हेल्दी खाने हो, तो क्वालिटी अच्छी है हमारे डालडा कुकिंग ऑयल की। और हम लोग ने नई जो अपनी कॉर्न ऑयल निकाल दी है, जो कि हार्ट फ्रेंडली है, जायकेदार है, तो लाइट हार्ट जो है आप हेल्दी खाने लाइट हार्ट के साथ जो है खा सकते हैं। तो इसमें डीप फ्राई करेंगे हम लोग, उसकी कोटिंग होगी ब्रेड क्रम्स में, और फिर इसकी जो है ना सॉस, स्वीट थाई सॉस टाइप बनेगी। तो हम लोग वो उसको सौते करके उसको टॉस करके उसमें निकाल लेंगे, और स्ट्रॉबेरी शेक जो है जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुल बहार, फलों फूलों खालिस जड़ी बूटी की हरकियात से तैयार क्या करदा बात है, वो याद ऐड हो करके उसको ऐड करके हम उसमें अपना जो है शेक बना लेंगे। अभी आप सोते हुए तो नहीं कह रही होती जहाँ प्यार वहाँ मरबा गुल बहार? घर में अक्सर होता है अक्सर किचन होता में है। काम करते करते। शहरी में एकदम नींद में उठती हूँ ना, तो मैं कहती है देना ज़रा करे जहाँ प्यार मम्मा करी बेटा क्या हो गया। तो ये होता है कभी कभी, जब आप कोई भी चीज़ फ्रिक्वेंटली कर रहे होते हैं तो होता है। चले जी, आप अपनी तैयारी करें, और ज़बरदस्त सी आज हमें कुछ चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। Prawns और बन रहे हैं ना? 29 डेज इन्होंने हमें बड़े ज़बरदस्त, आज क्योंकि हाँ, 29 थे, बिल्कुल, तो बड़े बिल्कुल। ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने हमें खाने पकवान खिलाए जी। भाई, बड़ा बना बना खुश के। रहे आप। अस्मा, आपकी जानिब आएंगे। अस्मा, अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, नो डाउट काम अपनी जगह हो रहा है, बहुत सारे ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन कई लोगों को मैं देखता हूँ ये शिकायत करते हुए कि जो एक्चुअल हकदार होता है जिस रोल का, वो उसको रोल नहीं मिलता है, और फेवरेटिज्म ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। आप क्या समझती हैं, होता है ऐसा?
होता तो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, इसीलिए तो कहते हैं कि इसको आप नेगेटिव वे में लें, या उसमें कि टीम वर्क है, ये है वो, तो टीम्स भी बनी होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, लॉबीज हैं पूरी पूरी। और बात ये है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं और अब हर एक को तो नहीं लिया जा सकता, सम टाइम वो उसी को ही लेते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ये बात बन गई है एक्टिज्म में, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। लेकिन फिर एक और चीज़ भी जहाँ होती की- है अस्मा, वो ये कि जो जिस कैरेक्टर में फिक्स बैठ रहा होता है ना, आपने माशाल्लाह इतना काम किया, आप इतनी सीनियर हैं, आपको इस बात का भी आइडिया होगा, जब डायरेक्टर देखता है अपनी आंख से कि अब ये वाला कैरेक्टर अस्मा को करना है, ये उसके अलावा कोई कर नहीं सकता क्योंकि वो उस पर फिक्स बैठ रही है, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ भी होती है। ये चीज़ भी होती है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग आ गए हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या उसकी आप बात करें तो वो अपना कंफर्ट लेवल भी देखते हैं ना, कि उनके साथ कोऑपरेट कौन करता 100% है, देखते हैं। टाइमिंग किसके सही होते हैं, किससे उनका अच्छा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके कास्टिंग होती है, लेकिन इनकी बात भी ठीक है। बिल्कुल सही है। आपने इतने सारे कैरेक्टर किए, आपका अपना खुद का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था जो आपने कहा कि हाँ यार ये मुझे मज़ा आया? वैसे तो सब में आता है, ज़ाहिर है बंदा अपना कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जिसमें बंदे को मज़ा ना आए, लेकिन कोई एक आध काम होता है जो बड़ा आपको याद रह जाता है। जब मैंने स्टार्ट किया था पीटीवी से, तो इस्लामाबाद से, तो मेरा जो फर्स्ट प्ले था दैट वाज गेस्ट हाउस। ओके, वही जो जॉन रैम्बो जॉन रैम्बो। ओके। और वो शाकिर ज़ैर साहब के साथ था, मैंने काफ़ी सारे प्लेस किए हैं और भी, लेकिन उस प्ले में मुझे वाकई बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक तो पहला भी था, अच्छा, और पहले रिहर्सल्स बड़ी होती थी, बड़ा एक जैसे कहते हैं एहतमाम होता था। अब तो ऑन सेट आके बंदा स्क्रिप्ट देखता है क्योंकि काम बहुत है। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले इसीलिए ये कह रही थी कि अभी ज़्यादा लोग अच्छे हैं, क्योंकि देखें पहले हमारी 2 दिन रिहर्सल होती थी, और 2 दिन इंडोर होता था, फिर 2 दिन आउटडोर होता था, 1 दिन की हमें छुट्टी होती थी, और 13 एपिसोड होते थे, और वो 3 महीने में जाके कंप्लीट होते थे, जो एक ड्रामा बनता था। तो हमें बहुत टाइम मिलता था स्क्रिप्ट पढ़ने का, सब बैठ के एक साथ रिहर्सल करते थे, अभी नहीं है, तो इसका मतलब लेकिन ये अभी है ना कि वालों अभी में ज़्यादा लोग अच्छा काम कर रहे अभी हैं। वालों में फर्स्ट डे जब सेट पर आते हैं, आने के बाद उसी वक्त आपके सामने की बात है, स्क्रिप्ट Actually पढ़ते हैं इंसान- और फौरन परफॉर्म कर इंसान देते को जैसे ट्रेन किया जाए ना, वो हो जाता है। Exactly. बिल्कुल जी, ट्रेनिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ज़ाहिर है जैसे जैसे आप सीखते रहते हैं वैसे वैसे ट्रेन होते रहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर दिल की बीमारी का कोई सुनता है कि जी मुझे कोई दिल की बीमारी है, या फिर हम सुनते हैं कि जी इनका बाईपास होगा, चाहूँगा कि हमारे लोगों को बता दें कि ठीक है दिल की बीमारी अल्लाह ना करे किसी को हो, बट अब हमारे यहाँ आज तक बाईपास का मतलब या कैंसर का मतलब मौत है लोगों के जहन में, तो थोड़ा सा क्लियर कर दें हमारे। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो देखें, मर्ज तो हर को अल्लाह ताला उसमें महफूज वो वैसे महफूज रखे, लेकिन एक परसेंटेज लोगों में ये होता है, जाहिर सी बात है। उसमें बस दिल के अमराज में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली मैनेजमेंट। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे ये हार्ट अटैक आ रहा हो, चाहे दूसरी अलामतें चल रही हो, आप इसमें जितना डिले करते जाते हैं अपने दिल को, उतना नुकसान पहुंचा रहे हो। और ज़ाहिर है अगर आप लोग शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ज़ाहिर मेडिसिन से कवर हो जाता है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आम आदमी के लिए आपको इस नौइयत की अलामतें जब हो रही हैं, अगर वो दौरे वाली, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि शदीद सीने में दर्द है, तो फौरी हस्पताल जाना। हाँ। ये जो आप 6-8 घंटे 12 घंटे, अभी रात हो रही है, सुबह जाएंगे, सुबह नहीं तो शाम में जाएंगे, अभी जीरे का उसमें- पानी पी लो। हाँ, उसमें 6-8 घंटे में आप दिल का एक मेजर पोर्शन जख्मी कर देते हैं। तो ये जो कैटेगरी जब पेशेंट की होती है ना, जिसका एक बार दौरे के दौरान दिल जख्मी हो गया, अब इसमें हम एंजियोप्लास्टी कर लें, बाईपास कर लें, ये फ्यूचर के हार्ट अटैक से तो बचाएगा, लेकिन वो जो हार्ट जख्मी हो गया उसको वापस नहीं ला जो सकता। डैमेज हो गया वो हो गया। और यही काम अपने अलामत शुरू हुई और 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम घंटे 2 घंटे में भी अस्पताल पहुंच गए, टाइमली तशखीस हुई। आजकल तो माशाल्लाह इस तरह एहतमाम हो गया है सिंध में, जैसे NICVD की मुख्तलिफ शाखें मौजूद हैं जो 24 घंटे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं। ओह ग्रेट। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि ऑल ओवर सिंध। तो उसमें ये आपकी अलामत हुई, आप फ़ौरन गए, फ़ौरन डॉक्टर। अच्छा, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम और भी है कि वहाँ तशख़ीस भी हो गई, हर चीज़ मौजूद है, कोई कॉस्ट भी नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं कि कराएं या नहीं कराएं। वो भाई डॉक्टर ने आपको ऑथेंटिक वे में, वो कहेगा मैं अपने भाई से, वो गोल्डन आवर है, यानी आप जैसे जैसे टाइम गुजारते जा रहे हैं दिल। और कई बार ऐसा होता है, ये इमरजेंसी में आते हैं 10-15 मिनट बिल्कुल अभी हशाश बशाश है, हमने उनको एडवाइस किया, वो कह रहे हैं अभी हम फैसला करेंगे फैसला। अच्छा, अगले 2-3 घंटे में देखा कि वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया, CPR हो रहा है, वेंटिलेटर। अब वो वही अटेंडेंट कह रहे हैं अब डॉक्टर साहब जो मर्जी नहीं, उसके करना बाद है फिर कर। पता है होता है क्या, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ शुरू होती है, कहते हैं हम तो चलता हुआ बंदा लाए थे, डॉक्टरों ने मार दिया। एक्चुअली जो ये बात करें,
लोग तब ना कराएं जब उन्हें डाउट हो कि पे करना है। अगर वो फ्री हो रहा है, क्योंकि के हमारे बावजूद लोगों का ये भी मानना है हमारे कि यहाँ- डॉक्टर पैसे बनाने के लिए हमें करवा रहे हैं जबकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर फ्री है और एडवाइस कर रहे अल्लाह हैं का फिर तो शुक्र है लाज़िम। पिछले कई सालों से अब सिलसिला चल रहा है, तो अब लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है और उनको ये awareness आइडिया मज़ीद- हाँ, मज़ीद हो बढ़ानी गया की है कि इस हार्ट अटैक का जो इलाज एक्चुअल है वो यही है कि फौरी एंजियोग्राफी और फौरी एंजियोप्लास्टी की जाए। बाकी उस तरफ भी मैं आ जाता हूँ। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको हार्ट अटैक की सूरत अलामत नहीं होती है, उनको क्या हो रहा है, चलते फिरते सीने में दबाव आ रहा है, बैठ रहे हैं तो ठीक हो रहा है, यानी एंजाइना की कैफियत चल रही है। इसके साथ डॉक्टर उनकी एंजियोग्राफी करता है तो तीनों नालियों में तंगी और शदीद वाली तंगी। अब इनको ये ख्याल होता है हम तो कभी दाखिल भी नहीं हुए, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ, ये अचानक डॉक्टर बाईपास का क्यों कह रहा है। ये मर्ज स्लोली चल रहा होता है, स्लोली चलता है। और बिल्कुल आप अपने तौर पे डॉक्टर ना बना करें कि हमें नहीं हुआ, हमें ये नहीं हुआ। भाई ये सारी चीज़ें बहुत सीरियस होती हैं, इन्हें दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आंखों में एक बीमारी अक्सर आती है जिसमें आंखें सूज जाती, पानी आती है, उसको चशम समथिंग कहते हैं। आशोब चश्म। आशोब चशम। आशोब चशम। ये आती क्यों है, इसकी वजह क्या है? और जब ये आए तो उसमें बहुत सारे टोटके लोग बता रहे होते हैं, कोई कहता है ये कर लो, कोई ये कर लो। किसी को भी अगर आशोब चशम हो जाए तो क्या करें? मैं इसमें कहूँगा उन टोटकों से अक्सर ठीक भी हो जाती ठीक है भी हो वो। जाते हैं, सही तो सर आप यहाँ बैठ के ये बोल रहे हैं, लोग बोलेंगे दिल की नालियाँ भी खुल जाती है टोटकों से। तो ये ना बोले, हमारी आवाम टोटकों पे बहुत खुश है। नहीं, उसमें आइडेंटिफाई डॉक्टर ही करता है, वो इसी बताता वजह है से मैंने एलर्जिक होता है इनसे और सवाल कुछ जो है किया। वो कंजक्टिवाइटिस होते हैं, वो सर बताएंगे। जी आप। सर। अच्छा अच्छा, आशोब चश्म जो है आमतौर पे वबाई जो आँख के अमराज फैलते हैं ना, उनको कहा जाता है। अगर किसी की वैसे ही आँख सुर्ख हो गई, इन्फेक्शन हुआ इंडिविजुअल को, तो फिर उसे हम आशोब चश्म नहीं कहते। ओके। तो आशोब चश्म का मर्ज़ आमतौर पे आप देखते हैं कि एपिडेमिक फैली हुई है, हर एक की आंखें फैली हुई हैं। आमतौर पे ये वायरस से हाँ। होता है ये। कहते हैं देखो मत वायरल उसकी ये आंखों में, चश्मा तुम्हें भी हो लगा जाएगा। मौसमी भी होता है, और ये अगर कोई आलूदगी हवा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके साथ भी होता है। और इसके लिए बहुत अच्छा ये है कि आप इसको ज़रूर दिखाएं आँखों के अमराज के किसी भी डॉक्टर को, ताकि उसका वक्ती इलाज किया जा सके। क्योंकि आम तौर पे ये आशोब चश्म जिनको होता है, ये बीमारी आती है, ख़ास मुद्दत तक रहती है, उसके बाद थोड़ी तकलीफ़ देगी, ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुस्तकिल मसाइल छोड़ जाती हैं आँख के साथ। आँख के कर्निया के ऊपर निशानात छोड़ जाती है, बीनाई आपकी मुतासिर कर जाती है। अगर आप वक्त पर अपना इलाज करवा लेंगे और किसी सही डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे तो काफ़ी इम्कान इस बात का है कि जब ये आशोब चश्म ख़त्म होगी तो आपकी आँख को कोई नुकसान नहीं पहुँचा होगा। और आम तौर पे होता है कि जब लोगों की आँखें आनी शुरू होती हैं तो लोग केमिस्ट के पास चले गए और उन्हें दवा ले ली। और वो दे भी अच्छा, देते हैं केमिस्ट माशाल्लाह। ये है कि आमतौर पर स्टेरॉइड्स दे देते हैं। अब कोई ख़ास स्टेरॉइड का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन स्टेरॉइड दे देते हैं। अब स्टेरॉइड तो भी जैसे मैंने पहले कहा तो दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी बेताश है। तो जब तक कि कोई एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपसे ना कहे कि भाई ये स्टेरॉइड आपने यूज़ करना है आशोब चश्म में, तो उस वक्त तक केमिस्ट से लेके ना शुरू करें। क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों ने इतना वो बनाया था, कहते हैं जी आंख फड़फड़ाए तो कोई खुशखबरी आने वाली है। सीधी लोग वाली। कर रहे होते हैं जी। उल्टी फिर वाली उसमें होगी तो उल्टी- बुरी उल्टी और आने सीधी का वाली। तयन हो रहा होता है। हाँ। जी जी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ने कहा कि टोटकों से भी कभी कभी फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल होता है उससे, क्योंकि बड़े बूढ़े जो बताते हैं कि भाई ज़रा आँखों को ठंडा पानी रख लें या मामूली नीम गर्म पानी रख लें, तो अगर मामूली बीमारी है तो इन चीज़ों से भी ठीक हो जाए। लेकिन खुशी की खबर और बुरी खबर का जवाब नहीं मिला। आंख का फड़फड़ाना क्या है? नहीं, आँख का फड़फड़ाना है आमतौर पे तो नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली नहीं नॉर्मल फड़फड़ाती, नहीं है? लेकिन जिस तरह से बताया ना, स्ट्रेस मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से। अक्सर आंख के जो साइड वाइट एरिया होता है उधर कभी रेड स्पॉट आ जाता है। हाँ। जी जी। ये क्या चीज़ होती है, वो सही कैसे होती है? असल में आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है ना, जो खून की बारीक नालियाँ हैं बहुत सारी, ओके। अगर किसी किस्म का भी इन्फ्लेमेशन होता है ना, तो वो सुर्ख नालियाँ उभर जाती हैं। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि स्पॉट आ गया। अच्छा, एक मखसूस स्पॉट भी आ सकता है, वो भी एक खास किस्म की बीमारी है, एपिस्क्लेराइटिस भी कहते हैं उसको, स्क्लेराइटिस भी कहते हैं। कभी कभी वो ब्लड प्रेशर के साथ भी ब्लड प्रेशर के साथ भी जो है होती है एकदम ये, से आपका बहुत बड़ा दिखाना हो ब्लड जाए चाहिए प्रेशर, उसको। जी। तो वो अंदर हट की सी। तो बहरहाल जी, ये जितनी भी चीज़ें हमने डॉक्टर साहिबान से पूछी हैं, ये आपके फ़ायदे के लिए पूछी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो सेल्फ मेडिकेशन। सेकंड, कोई चीज़ अगर आपको लग रही है तो जो बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास जाएं, तशखीस कराएं। तीसरा, टोटकों पे ना चलें। हाँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आंखों में थोड़ा बहुत चल जाता है तो वो थोड़ा ही बहुत की हद तक ही रहिएगा, एक खास स्टेज ऑफ डिजीज खास स्टेज पे रहेगा, आगे ज़्यादा मत बिल्कुल, जाइएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस नशिस्त पे आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप लोग इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हूं।
बारान रहमत आज न्यूज़ की स्टार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे दो और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। जो हमारे पहले मेहमान हैं उन्हें आप अक्सर हमारी स्क्रीन पे देखते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे बताते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बड़े प्यारे लग रहे हैं आज वो। हाँ, बड़े प्यारे सुर्ख रंग पहन के आए हैं। ऑरेंज कलर पहना हुआ है, बिल्कुल सेट से पीछे मैच कर रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो हमारी दूसरी मेहमान है वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, काफ़ी वीडियोस अच्छी अच्छी बनाती हैं, हमारे साथ मौजूद है अबक नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, हकीम साहब आपसे एक शुरुआत करते हैं। अभी बात आँखों की ही हो रही थी, तो ज़ाहिर डॉक्टर साहब भी मौजूद थे और मना हो रहा था कि ये जो सोशल मीडिया पर रील्स आ रही होती हैं इनके ऊपर ना चला जाए। तो उस पर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आंखों का किसी को कोई इशू हो रहा है, मतलब आंखों में दर्द हो रहा है, आशोब चशम आ जाता है, कोई मसला होता है, उसमें क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो ठंडे पानी के छींटे लगाने चाहिए। दूसरा ये है कि अर्क गुलाब डालने से पहले अपने करीबी डॉक्टर से एक बार मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि इसकी भी कई किस्में होती हैं आशूब चशम की, तो इसमें बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि एहतियात अफसोस से बेहतर है। हाँ। और ये जो रील्स आती हैं, ये अस्मा ने भी इन पे ना करें। ये देखें, इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती है, लेकिन वो टोट के आपको 50 व्यूज़ के लिए कर रहे होते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसानी सेहत है ये, और एक इंसान के साथ कर रहे हैं। इंसानी सेहत और इंसानी सेहत के साथ बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए। अब ये बताओ, तुम्हारी ईद की शॉपिंग हो गई? आज 29वां रोज़ा है, हो सकता है कल ईद हो जाए, तैयारियां हो गई सारी? ईद की शॉपिंग तो सारी हो गई, लेकिन टेलर ने मेरे कपड़े ही नहीं स्टिच किए अब तक। अब ये मसला हो गया। आप भी टेलर वाली लड़की हैं? टेलर वाली परफेक्शन। हाँ, परफेक्शन। बेसिकली किसी भी ब्रांड में मेरा साइज ही नहीं मिलता। एक्स्ट्रा स्मॉल है ना? एक्स्ट्रा स्मॉल है, मेरा साइज नहीं मिलता, तो मुझे टेलर के पास जाना पड़ता है, और टेलर ने लास्ट मोमेंट पे मुझे कहते हैं नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा सा अपनी फील्ड के बारे में बताएं, कहाँ से शुरू किया आपने? आप इन्फ्लुएंसर हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, मैंने शुरू किया था टिकटॉक से, और फिर ग्रेजुअली मैं इंस्टाग्राम पे आ गई, और अब मैं इंस्टाग्राम पे ही दिखती हूँ ज़्यादा। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा आपका अब तो कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 84 के फॉलोअर्स हैं। वाह भाई, इंस्टाग्राम इतने पे। सारे। अच्छा, तो ये अभी आप मुझे बताएं, हम टेलर पे फंसा हुआ था मैं, आप टेलर पे आए भाई, वापस आए। अभी अगर टेलर ने सूट नहीं बनाया फिर क्या होगा ईद के दिन? यही मैं सोचूं कि अब मेरा क्या होगा ईद के दिन। फिर मैं वाकई? किसी ब्रांड पे जाऊंगी, मैं आपको बताती हूँ एक दो ब्रांड, उनके पास एक्स्ट्रा स्मॉल मिल जाएगा। मिल जाएगा मुझे। अच्छा, ये अर्सला वैसे आपके साथ हुआ है कभी टेलर वाला सीन जिंदगी में? कभी भी? हाँ, पहले बहुत हुआ है। तो फिर किस तरह 4-5 कपड़े किस तरह निकलवाए आपने टेलर से वापस? वो बस वो हमें तरीके सारे आते हैं निकलवाने वाले, कपड़े हम निकलवा लेते थे। अस्मा, आपके साथ हुआ है लाइफ में कभी टेलर ने धोखा दे दिया हो? मतलब जाहिर पूरी जिंदगी में कभी ना कभी, जाहिर हमारे साथ भी हुआ है, तो आपको याद है कोई ऐसा सीन? हाँ, मे भी हुआ, लेकिन ऑल्टर्नेट होता ही है, कोई ये थोड़ी हाँ, उसी जोड़े पे बैठे नहीं, लेकिन एक बंदे का दिल होता है कि मैंने बड़े दिल से सिलवाया था, वही स्पेशली पहनना है। इस ओकेजन के लिए। हाँ ठीक, पर अब क्या करें अगर नहीं हो तो फिर। तो टेलरों के नखरे क्यों होते हैं इतने इन दिनों में? नखरे नहीं होते, उनका लोड होता है काम का, वैसे हम समझते नहीं है। तो हम लोग भी तो बिल्कुल लास्ट डेज में जा रहे होते हैं, अगर थोड़ा जल्दी चले जाएं तो यू मेरे आर घर से। सच अ पॉजिटिव पर्सन। हर बात में मैंने जो है वो इनकी देखा है कि इन्होंने जवाब जिस तरह भी दिया है ना, उसमें मतलब कोई अच्छाई के साथ जो है वो जवाब दिया। लेकिन एक चीज अब यहाँ पे ये भी है कि भाई अगर आप पे लोड है तो आप ना लेना, आप क्यों ले रहे हैं फिर बिला वजह? अब इतना लोड है काम उनको का, लगता है हम बना लें। हाँ, उनको- क्या वो अगेन उनको लगता है कि वो बन जाएगा, लेकिन हाँ, बट जब बनता नहीं है तो फिर बड़ा मसला आता है। और ये टेलर का और एक बार्बर शॉप, आपको हुआ है कभी ये प्रॉब्लम? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। अच्छा। अब बहुत हुआ है, फिर हम तो बैठ जाते थे वहाँ जाके। ओके। हम बैठ जाते थे, हम बोलते थे हम तुम्हारा कोई सूट नहीं बनने देंगे जब तक हमारा नहीं लेकर ही जाएंगे बनवा के। हाँ, आप यकीन माने रात के 5 बजे भी लेकर आया हूँ। अच्छा, 5 बजे हम उठते ही नहीं थे, और वो किसी को दे रहा होता था, मैं कहता इसको क्यों दे रहे हो, इसको क्यों दे रहे हो? अच्छा, हम लड़कियों का पता है क्या होता है शहरी, टेलर के पास कपड़े फंस भी जाए ना, हमारा ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन हमेशा होता है। हमारे पास तो कुछ और ऑप्शन नहीं होता ना। अब हम तो पैंट शर्ट पहनेंगे या ज़ाहिर ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, शलवार कमीज बंदे ने सोचा है। अच्छा, मैं बहुत पुराने वक्तों की बात बता रहा हूँ, मैं तो स्लिप देख रहा होता था, वो किसी को देता था। अच्छा, इन्होंने इस डेट को दिया था, मैंने इस डेट को दिया था, इनका पहले क्यों बनाया? फेवरेट, हाँ, फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म। देखें, टेलर भी फेवरेटिज्म करते होता है हैं। ये। शाह साहब, आपके साथ हुआ है वैसे कभी जोड़ा ना आया? नहीं, बहुत कम ऐसा, बल्कि ना होने के बराबर ये हुआ आपका है। कल ही तो आया है बन के नहीं नहीं जो नहीं। पहने? नहीं, अच्छा। ये देखें, हम रमज़ान से पहले ही अपनी शॉपिंग कर लेते हैं और सब चीज़ें रेडी कर लेते वाह हैं, रमज़ान से भी पहले। बड़ी कमाल की बात है जो लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि हैं। मेरी फैमिली भी इसी तरह 29 ही है। रोजे हो गए हैं और मैंने तो अभी तक कुछ नहीं लिया। शहरी, आपने ले लिया? मुझे मिल गए। मिल गए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं लिया है अभी तक भाई, मेरी कोई शॉपिंग नहीं अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊं कि ये चीज़ें जो होती हैं ना लाइफ के, बड़े एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि बंदे को बाद में ऐसी आती है। कुछ लोग वाकई पहले करके रख लेते हैं, जो कि अच्छा है। हाँ, अच्छी जो बात कि है, अच्छा है, कर वरना सकते हमारे हैं यहाँ लोग भाई। बिल्कुल चांद रात पे एट 11th आवर मजा आता है वैसे चांद रात पे अलग
निकलने का ना। चांद रात में क्या मजा आता है बताएं आप? बहुत मजा आता है, क्या हम तो मजा जाते हैं, इतना पूरी rush, traffic jam, पूरी parking रील में शूट भी। करते हैं ट्रैफिक में, हम लोग तो जाके पब्लिक आती है, हम चूड़ियाँ पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हाँ, हैं। बताएं। बहुत मजा आता है। मेरे घर के करीब है एक मार्केट, तो वहाँ तो पूरे स्टॉल्स लगे होते हैं, लाइट्स लगी होती हैं, और फिर वहाँ पे हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, रील शूट करते हैं, बहुत मजा आता है। फिर यार देखा, ये होती है ईद, ये होती है ईद। लड़कियों की ईद होती है बेचारे। ये है जो हमारी ईद पता है कैसी होती है चांद रात? हम गली में बैठ जाते हैं, जो गुजर रहा है उसी को ही देख रहे होते हैं बैठ के। हाँ। उसी को ही देख रहे क्या बोला इन्होंने? लड़कों की बात हो रही है। हैं। हाँ, लड़कों की बात कर रहा हूँ। मतलब आप डायरेक्ट उन पे एनकाउंटर करती हैं। आप ये मतलब गलत बात है, लड़कों की बात हो रही भाई है। उनका मेरा मजाक है। लेकिन समरा, तुमने कभी 19 साल का लड़का नहीं देखा ना? अल्लाह अकबर, भाई ये लोग तो बहुत सीरियस हो रहे हैं। अच्छा, ये वैसे सीरियस, थोड़ा सीरियस आए थे। गुर्दे में पथरी का बता दें जी, बड़ा लोग परेशान होते हैं, गुर्दे में पथरी आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, एक तो पानी का टेक ज़्यादा रखिए, और मेथी, पालक, टमाटर यानी हर किस्म का साग ना खाएं, चने की दाल ना खाएं, और साथ में मीट जो बड़ा गोश्त है ये ना खाएं। और एक दाल आती है कुल्थी की दाल, कुल्थी की दाल ज़रा सख्त दाल होती है, उससे आधा कप को कुछ पानी के अंदर रात को भिगो दें, और सुबह के टाइम उसे पकाएं, इतना पकाएं कि वो दाल नरम हो जाए और थोड़ा पानी भी रह जाए, और वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, शाम को इसी तरह अमल करें, आप पकाएं और खा लें। बड़ी मजे की दाल है जी वो। हाँ, ये कैपिके में और हज़ारा साइड पे बहुत Yes, खाई जाती yes. है। तो पानी का टेक ज़्यादा, इंशाल्लाह पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने देखा है जो हमारे पश्तून भाई होते हैं बड़ा गोश्त खाते हैं, लेकिन साथ में वो कहवा पीते हैं। हाँ। तो ये जो कहवा होता है वो क्या होता है, मतलब उससे क्या कोई फ़ायदा होता है पीने का? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। आम तौर पे कहवा पीने का एक रिवाज चला हुआ है, और पीते हैं लोग, बड़े शौक से पीते हैं। तो उनको इतना कोई ना कोलेस्ट्रॉल लगता है ना कुछ लगता है? नहीं लगता है कोलेस्ट्रॉल। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं अच्छा। जो कि कोलेस्ट्रॉल, अब आपको पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल तो आजकल सूखा सा इंसान होता है, उसका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है, HDL बढ़ी हुई होती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो गई है, अगर कोई डॉक्टर का दवा चल रही है तो उसे जारी रखिएगा, और डॉक्टर के मशवरे से ही अपनी दवाओं में रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, और 2 महीने पी के अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, आपका HDL भी कंट्रोल में मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा। अच्छा, अर्जुन की छाल के वाकई में बड़े फ़वायदे हैं। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करें तो उससे बहुत ज़्यादा आपका, और BP भी कम होता है, ब्लड प्रेशर का भी काफ़ी कम होता है। 12 लेकिन डॉक्टर की एडवाइस अपनी जगह, वो मेडिकेशन जारी रखें। अस्मा, आपको इतना माशाल्लाह टाइम हो गया, आपकी फील्ड में बेस्ट फ्रेंड कौन है? मतलब अगर हम आपसे पूछें कि इस फील्ड की, जो फील्ड से रिलेटेड है, Interesting question. ये कौन है बेस्ट फ्रेंड आप? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? मतलब इसमें क्योंकि- क्या है, मतलब मैं नहीं, ये नहीं कह रहा कि सबसे आपका लड़ाइयाँ हैं। सवाल गलत नहीं है, लेकिन मुझे जवाब देते हुए बहुत सोचना चले 3 पड़ा। नाम बता दें, मैं इससे बड़ा ज़्यादा, मुश्किल हो जाता है ना किसी एक का नाम लेना। इससे ज़्यादा ऑप्शन में क्या दूँ, ये 3 नाम बता दें। मेरा एक्चुअली फील्ड में अगर एक्टर्स की बात करें तो एज सच कोई उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन वैसे सबसे दोस्ती है। वो तो चले, बंदा जब काम करता है तो दोस्ती हो जाती फील्ड है। में कोई बेस्ट फ्रेंड। चले मैं एक डार्क सीक्रेट बता देती हूँ, मे बी अस्मा जो है वो मेरी बात से सेकंड करें। वो ये कि फील्ड में दोस्त मुझे नहीं लगता कि ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। सॉरी बट मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन दोस्ती मुझे लगता है कि आपकी जो फील्ड वाले आपके साथ होते हैं ना, वो कभी भी दोस्त नहीं होते। मैं ड्रामे की बात कर रही हूँ इस वक्त। बहुत ये कम फिर है, मुझे कहेंगे कि क्योंकि आप बहुत वो लॉबी positive हैं। सिस्टम होता है जहाँ पर फ्रेंड्स होते हैं सारे, वो लॉबी वाला सिस्टम होता है। वो सारे सब एक साथ हैंग आउट भी कर रहे होते हैं, ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, ड्रामा भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को रेफर भी कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है जो दोस्ती होती है ना आपकी, आप किसी और डिफरेंट फील्ड से होते हो, आप किसी और डिफरेंट फील्ड से होते हो, तो दोस्ती ज़्यादा अच्छी चलती है, क्योंकि कंपटीशन नहीं आता। कुछ लोगों की वैसे मैंने देखी है बहुत भी, अच्छी है। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हाँ। उस वक्त आप सब दोस्त होते हैं, क्योंकि आप सुबह से लेके रात तक एक ही जगह पे सब Exactly. इकट्ठे होते हैं घर और जाने के बाद 2-4 महीने के लिए एक साथ हाँ। काम कर रहे होते हैं। हाँ। बाय द टाइम जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है तो फिर कोई दोस्ती कांटेक्ट भी नहीं हो पाता भाई। अच्छा। कोई कांटेक्ट नहीं। आपने 4 महीने काम किया है। हाँ, बड़ी बेवफा सी फील्ड कहूंगा फिर Yes, मैं इस yes, बात है। पे कि बड़ी बेवफा फील्ड है। और बहरहाल मैं तो ये accept करती अपनी हूँ। अपनी फील्ड्स हैं और अपने अपना लोगों का ज़ाहिर तजुर्बा होता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर।
खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये खूबसूरत सी प्लेट जो है वो सजा दी है सिमरा ने। सिमरा, ये कौन से प्राउंस हैं? चिली गार्लिक प्रॉन्स। चिली गार्लिक प्राउंस, ठीक है। ये छोटा वाला प्राउन है ना? Yes. अच्छा, ये बड़ा जायकेदार होता है। ये मैं बता दूं, जितने भी प्राउन के साइजेस होते हैं ना, जिसमें जितना छोटा प्राउन होगा ना वो उतना ज़्यादा मज़ेदार होगा। जी बताइए सिमरा। अच्छा, इसको तो एक ही बंदा खा लेगा, यहाँ पे इतने सारे लोग फिर क्या खाएंगे? अब ये तो मैं वो ये बनाने से शुरू पहले में सोचना था ना। शुरू अब ये तो एक ही बंदा खा जाएगा। ये हमारा प्रेप शेफ लाता है सामान, उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। अच्छा, प्रेप शेफ मुझे नहीं बोला लाता है। कि अब हम प्रेप इसकी शेफ को डिटेल बोले। में नहीं जा रहे। डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन अच्छा ये क्या चीज़ है? ये टमाटर है। टमाटर को आपने ये गुलाब का क्यों दिया है? क्यों, मतलब प्लेटिंग हुई हुई है ना, मतलब अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या लगेगा ये। अच्छा, तो वैसे इन्होंने पूरा गुलाब का फूल बना दिया। मैं समझा कहीं से आ रही थी, वो दिया हुआ किसी ने, तो उन्होंने यहाँ पे लाके रख दिया कुछ नहीं है, गुलाब का फूल। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। ड्रिंक स्ट्रॉबेरी शेक डल गया है हमारा, बन गया है, और इसमें जाएगा जहाँ प्यार वहाँ मरहबा। गल गया है, बन गया है। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा, गुलबहार, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटी की हरकियात से तैयार रोज यही बोलिएगा करदा। आप रमजान के बाद घर में। ऐसा ही होगा, ख्वाब में भी जहाँ आ रहा बाहर, होगा जहाँ मेरे। अम्मा आवाज में बोले जहाँ बाहर वहाँ गुल बहार। जहाँ प्यार जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। हमारे नहीं थे ये पॉइंट, नहीं आया। ये हमारी डिश रेडी है, स्ट्रॉबेरी शेक और चिली गार्लिक प्रॉन्स रेडी है। साथ में हमारा पोस्ट कुकिंग पार्टनर जो है विम लिक्विड इफेक्टिव जो है ताकत के साथ आ गया है, दैट इज़ लेमन और सिरका इसमें ऐड है, ताकि आपके जो बर्तन है बिल्कुल क्लीन होकर निकलें। सिरका जो है स्मेल निकालने की मदद करता है, जैसे झींगे अक्सर होता है, आपको पता है स्मेल करते हैं बहुत, तो विम लिक्विड बिल्कुल बेस्ट है उसके लिए। उसकी स्मेल निकल जाएगी और जो चिकनाई जैसे बर्तन होते हैं, पाए जैसे बर्तन होते हैं, उसकी चिकनाई काटता है लेमन। जबरदस्त। लेमन काटता है जो जेब पे बिल्कुल भारी नहीं पड़ता। 150 रुपए में 250 ml की बोतल Thank मिलती you है। जी सिमरा। खुश रहो Welcome। सिमरा, और बर्तन भी धोती रहो घर पे। घर पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं बोल रहा। यहाँ टेंशन नहीं लो, यहाँ धोने को अभी हम यहाँ तो आपको नहीं हम कह रहे। धुलवाते भी नहीं है सिमरा से, है हाँ ना? बिल्कुल, कहीं सिमरा ये इल्ज़ाम लगा दें कि जी हमसे बर्तन धुलवाए जाते हैं, वो शेफ़ जलाल धोते हैं। बर्तन धोने का जो काम है वो हमने शेफ़ जलाल एक को ही दिया हुआ प्लेट है। धोते हैं वो भी। हाँ, एक ही प्लेट धोते हैं, लेकिन धोते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारी इस नशिस्त पे हमारे बहुत ही खूबसूरत सनाख्वां शेख जलील मौजूद हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जलील भाई बहुत खूब, आपने अपना हिस्सा डाला। अल्लाह ताला इसको अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। अब मुझे ये बताओ भाई कि जब आपने स्टार्ट किया था तो ज़ाहिर है शुरू में आपने जैसे कि बताया था कि मैंने बनाना शुरू करी रील्स, फिर आप इंस्टाग्राम पे आए, टिकटॉक से, तो कोई टाइम ऐसा भी आता है जब आपके फॉलोवर्स रुक जाते हैं, ऐसा और ही उस टाइम पे बंदा बड़ा डिसार्ट हो गया। ज़्यादातर लोग कहते हैं क्विट कर जाओ, Quit छोड़ कर जाओ, दो। तो आप पे भी आया होगा ऐसा टाइम? मेरे पास अभी तक तो ऐसा टाइम नहीं आया कि मुझ पे हो, मैंने सोचा कि बस छोड़ दूँ अब, क्योंकि अभी तक बहुत फ्लो में चल रहा है मेरा काम। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ थे जब हमने फील्ड स्टार्ट की, बट उन सब ने फील्ड छोड़ दी, और कोई जॉब कर रहा है, कोई बाहर चला गया, कोई पाकिस्तान में है ही नहीं, क्योंकि वो डिसहार्ट हो गए। उन्होंने बोला फॉलोवर्स रुक गए हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, या कंटेंट नहीं है हमारे पास अब बनाने के लिए, तो उन्होंने फील्ड छोड़ दी। और सब मुझे ये कहते हैं कि तुम अब तक कैसे टिकी हुई हो इस फील्ड में। अच्छा, ये जो PRs आते हैं तो इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जी प्रोडक्ट इतने मज़े का नहीं होता, लेकिन आप लोग चीज़ के कह रहे हो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लगाएं और इस्तेमाल करें, लगाने के बाद बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा क्यों करते हैं? मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा है कि आप पे एजेंसीज इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आपको ये करना है, करना है, करना है, आपको करना पड़ता है। तो आप किसी नहीं एजेंसी होती के साथ हैं, मतलब? जी, मैं 2-3 एजेंसीज के साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, वो फिर आपको PRs भेजते हैं? वो PRs भेजते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं, आपको अच्छा रिव्यू ही देना है इसका। बहुत अच्छा देना तो है। आपको ना फिर प्रेशर में वो काम करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने PR वालों से ख़राब नहीं लेकिन कर आपको सकते। कितना अच्छा लगता होगा ना। मुझे ये बताएं कि आपको फ्री के कपड़े आ रहे हैं, फ्री के जूते बहुत आ रहे अच्छा हैं, लगता है। ज्वेलरी आ रही है। हाँ? बहुत अच्छा लगता है। आती है अभी ना ये सारी चीजें? बहुत चीज़ें आती हैं हमारे पास, डेली के प्रोडक्ट्स आती हैं। अभी चल रही थी कश्मीरी चूड़ियाँ ट्रेंड पे, Yes. तो मैंने अपने उनको भेजा कि ना मुझे ना ये PR पे मंगवा दें, बहुत क्योंकि ट्रेंडिंग में है वो। बहुत ट्रेंडिंग पे, उनके प्राइस बहुत हाई हैं इस अच्छा। टाइम मार्केट में। मैंने तो नहीं ली खैर कभी अभी कोई तक। चीज़ बच जाया करो तो हमें दे दिया करो यार, क्या हो गया? PR में भाई चीज़ें आ रही हैं, तो कभी कुछ बच जाए तो इधर भी दे दिया करो, क्या चले आएगा ठीक तुम्हारा? है, मैं आपको ठीक है? सेंड कर दूंगी। हाँ, क्योंकि कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं भाई, मैं देखता हूँ आ रही होती हैं, तो फिर दे देना, क्या चले आएगा तुम्हारा? इसमें आप क्या आप बुराई है? फीमेल वाली चीज़ों का क्या मैं करेंगे? किसी को दे दूंगा। अच्छा। फ्री की चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तुमसे सीखा है मैंने। असला, आपने मुझे कहा था कि फ्री की चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, कसम से मुझे बहुत अच्छा हाँ। लगता है फ्री के कपड़े पहनना। नहीं, डब्बों में से भी कुछ और वो निकल जो आता आप है। अभी बोल रहे हैं शॉपिंग वाली बात जो मैं कर रही थी, मैंने शॉपिंग नहीं की, वो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा ड्रेस आ रहा है लाहौर से तो बस स्पेशली। अब आप तो देखें वो ना। बन रहा है उस पे अड्डे का जो काम होता है ना, वो चल रहा है अभी, तो इसलिए मैंने शॉपिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने कहा पैसे क्यों खर्च करूं यार, मैं जब Simple। कपड़े आ रहे हैं तो फिर वही पहनूंगी। मतलब हमें तो ये भी अच्छा लगता है, वो डब्बे में से कोई चीज़ निकल आती है ना, तो वो जैसे लजीजा में से निकलते हैं वो
तो हमें तो वो भी अच्छा, हाँ फ्री वाला, जेली फ्री। हाँ जेली फ्री, हमें वो भी अच्छा लगता है। तो कोई ऐसी चीज़ हो, लड़कियों की हो, लड़कों की हो, अंकल की हो, आंटियों की हो, अगर आप नहीं इस्तेमाल करिए अब हमें दे दें, हम किसी को दे देंगे, बस कोई ये ऐसा आज मसला आप नहीं है। एड्रेस जो है अपना भेज दिएगा, वो- आपके घर पहुंच जाएंगी ठीक है, चीज़ें, मेरी आप टीम फिक्र आपको ना एड्रेस करें। बता देगी, Done. आप पे बिल्कुल इस पे Done. डन रहे, नहीं रहे तो ठीक फिर है मैं जी, आपसे आप इस भी पे- भेजिएगा, मैं भी भेजूंगी। हाँ मुझे देते रहा करें चीज़ें, कोई मसला नहीं। वो नहीं है जिसके अंदर आइसक्रीम बनती है, कप खाली भेज देंगे। कुछ भी दे दें, फ्री का है, ओके, आई डोंट माइंड। शाह साहब ये बताएं कि अब ज़ाहिर है, हो सकता है कल ईद हो जाए, जी हाँ। अब एकदम जैसे ही अनाउंस होगा रश लग जाएगा बार्बर्स के पास, और ज़ाहिर है आपको सलून्स में रश मिल जाएगा। अब ख़ास तौर पे लड़के, चले लड़कियां भी बता दें, उन्होंने तो पहली बुकिंग की हुई होती है कि भाई हम इतने बजे आएंगे, क्या ऐसा करें कि फेस एकदम ग्लो, ईद के दिन ऐसा लगे सारी इबादतें आज। क्या बात है, एक तो सिला चमक भी मिल हो, गया। एक तो चमक भी हो, एक 5 साल पीछे भी चले जाए, 5 साल पीछे कैसे चले जाएंगे? आराम से चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? मैं एक ऐसा टोटका बता रहा हूँ, मैं भी यूज़ करूँगा। आपने ट्राई किया है? मैंने किया है पहले अच्छा। भी, लेकिन ये टेम्परेरी होगा, सही। ठीक है ना। जैसे आपको एक 8 घंटे की, 6 घंटे की एक इवेंट करना है, आप इवेंट पे चले गए, तो उसके लिए है, अगर इसे कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करेंगे तो थोड़ा परमानेंट हो जाएगा। इससे आपने लेना है मूंग की पीली वाली दाल, मूंग की पीली वाली दाल 1 चम्मच, चावल का आटा 1 चम्मच और हुस्न यूसुफ 1 चम्मच, इन तीनों को मिक्स कर लें। फिर इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा उपटन 2 चम्मच, मिक्स करके आप रख लें। फिर इसे आप अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बना के पूरे फेस पे लगाएं, यहाँ तक गर्दन को भी कवर करें, लगा लें और एक आधा घंटा बैठ जाएं। आधे घंटे के बाद आप चेहरे को धो लें, आप देखना आपकी स्किन लिफ्ट नजर आएगी। आप इन्होंने जो 2 चीज़ें बताई हैं ना, उपटन और हुस्न यूसुफ, ये दोनों चीज़ें मेरा भी इसका इस्तेमाल रहता है, बहुत इसमें मूंग की कमाल दाल, रिजल्ट्स हैं मूंग की इसके, दाल और honestly, चावल का आटा भी मिला दें। बहुत कमाल रिजल्ट। शेख जलील साहब भी बड़े गौर से सुन रहे थे, क्या है शेख साहब इस्तेमाल करने का इरादा है कुछ? ये मैं कहूँगी अब तक जितने भी टोटके बताए ना, सब एक साइड, लेकिन ये जो अभी इन्होंने बताया इसका वाकई रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी जी रिजल्ट तो ज़ाहिर है फिर अच्छा निकलेगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा। अच्छा अस्मा, आप बचपन में, ज़ाहिर है हर किसी का अपना एक बचपन की अलग अलग यादें होती हैं, जब हम बचपन की बात करते हैं, आप बचपन में थी कैसी? खामोश तबीयत थी या किस तरह की थी आप? नहीं, मैं बहुत बोलती थी और मैं बहुत शरारती तो थी। अब क्या हो गया, अब इतना कम बोलती हैं अब आप? मैं आपको सुन रही हूँ ना। अच्छा मुझे सुन, ये मेरे लिए बड़ा एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। तो वैसे बचपन कैसा गुजरा, क्या रहा बचपन में? बचपन बहुत अच्छा था और शायद हमारी पहले भी बात हुई थी इसी तरह शोज़ में कि मेरे 3 भाई थे, हैं मतलब, माशाल्लाह। और बहन में एक ही थी, तो बस मुझे भी लगता था कि मैं भी कोई भाई है उनका। तो लड़का लड़का टाइप जो होते हैं, टॉम बॉय फुल। अच्छा आप एक ही हैं, फिर तो बहुत लाडली आप अपने भाइयों की माशाल्लाह, क्योंकि जो छोटे हैं एक होता वैसे है- भाई मेरे, छोटे हैं, छोटे अच्छा, हैं। आप बढ़िया। हाँ, लेकिन भाई भाई होता है लेकिन भाई। हाँ भाई भाई होते हैं, वो छोटे हो के भी बड़े होते हैं। छोटा हो बड़ा हो, भाई भाई होता है, और very भाई जो होते हैं, जो अच्छे भाई होते हैं, वो अपनी बहनों के लिए मेरे भाई बहुत अच्छे। कुछ भी कर लेते हैं, और ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की तरफ से। या वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सबसे ही बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा तो अरसला से भी क्यों ना करूँ। अरसला ये बताएं, आपकी जो चीज़ें आई जाती हैं, आप लोग आप कह चीज़ें आई जाती हैं, खुद ही बता रही हैं कि वो लाहौर से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। वो एक डिज़ाइनर है बेसिकली, शम्सा कंवल, वो मेरे लिए बनाकर भेज रही हैं। मर्दों के लिए कुछ नहीं बनाती हूँ अभी तक उनके पास नहीं आए मर्दों का। शम्सा, इधर भी देख ले भाई, थोड़ा हम भी कर देंगे कुछ ना कुछ आपके लिए, हम भी बैठ के बोल देंगे, थोड़ा इधर भी देख लिया करें। अच्छा मुझे ये बताएंगे, जो चांद रात को निकलने के मजे की उस वक्त आपने बात की थी, तो आप अभी भी निकलती हैं बाहर चांद रात? बिल्कुल जाती हूँ चांद रात पे, तो बड़ा इतना एहतमाम रश, होता है इतना मेरा। जो रश और ये और वो मेहंदी लगाने वाला नहीं सिस्टम। नहीं, ये बड़ा मजेदार चीज़ है, मैं बताती हूँ। बड़ा चांद रात पे एहतमाम होता है मेरा प्रॉपर चांद रात का ड्रेस बनता है, ठीक है। चांद और रात का भी चूड़ियाँ- ड्रेस? तो चलो चांद रात का ड्रेस वो भी वहीं से आ रहा है, लाहौर से। चलो भाई, लाहौर से पता नहीं क्या क्या आ रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं आ रहा। तो बेसिकली होता ये है शहरी कि चांद रात का भी ड्रेस बनता है, निकलते हैं घर से, कोई समझ लें 11 बजे के करीब निकल जाते हैं। हाँ रात में 11 बजे के करीब निकल जाते हैं, फिर जाते हैं हम सारी बहनें मिलकर, और उनके जो हस्बैंड है, जाहिर है मेरी तो शादी नहीं हुई है अभी, वो चूड़ियाँ पहनवाते हैं, चूड़ियाँ दिलवाते हैं, हम लोग चूड़ियाँ पहनते हैं जाकर, फिर उसके बाद हम घूमते हैं रोड पे, ऐसे बड़े मासूम, बड़े मासूम शौहर और है। फिर मेहंदी लगवाने जाते हैं, मेहंदी लगवाते हैं। मैं वो इतना उतनी देर ज्यादा बाहर नहीं खड़े लगवाती, रहते हैं? वो लोग वेट करते हैं। हाँ बड़े भाई मासूम मर्द आ रहे हैं आजकल, बहुत मजा आता है चांद रात बहुत पे मासूम आ यार, रहे हैं। कुछ खाते घर के हैं। जितने भी जो मर्द होते हैं, लड़के होते हैं, वो ही कंसर्न्ड होते हैं कि
क्यों जाना है इतनी रश में और इतना लेट क्यों जाना? हाँ मतलब मुझे तो ये होता है रश मेरा भाई वाले। ऐसा ही है। हाँ मुझे रश में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप जाती हैं लगवाने मेहंदी? या मैं नहीं जाती बिल्कुल मैं बहुत कम मजबूरी में, क्योंकि मैं भी इतने रश में नहीं घूम सकती। हाँ। मजबूरी में क्यों? कौन सी मजबूरी होती मजबूरी है? है कि अगर फैमिली के लोग जा रहे हैं और Exactly. इंसिस्ट कर रहे अच्छा हैं मतलब घर- आपने ये मान लिया कि फैमिली के सब लोग साथ हों तो मजबूरी आ जाती है, फिर जाना पड़ता है। अगर है सब ना, जा आपका रहे हैं और दिल हो ना इंसिस्ट हो। कर रहे हो तो जाना खुशी के लिए दूसरों की पड़ता है। लेकिन इतने रश में मैं नहीं होता बिल्कुल ना, मुझे- दम घुटता है आपका। भाई मुझसे तो वैसी Depend- वेटिंग नहीं होती। अच्छा ये डिपेंड करता है आप जा कहाँ रहे हो। हाँ, ये भी बहुत लेकिन depend करता ईद है। के जब चांद रात होती में है तो हर जगह मतलब रश कोई है। जगह ऐसी नहीं यार होती। एक ईद साल में एक बार आती है, उस चांद रात को भी अगर आपने एंजॉय नहीं 3 किया दिन पहले मेहंदी लगवा लो, तो क्या चले जाएगा? तौबा तौबा, ये तो करारा कर दिया मजा आपने। 3 दिन पहले ईद का। लगा लो, पहले से सारी काम करो। तुम बताओ। उसका तो सारा कलर ही चला जाएगा ना ओहो, 3 दिन इतना पहले। ईद नुकसान। वाले दिन तो फिर बिल्कुल ऑरेंज से रह जाएंगे हाथ हमारे। इतना नुकसान हो बहुत जाएगा, उसका नुकसान तो हो कलर चले जाएगा। जाएगा। अच्छा ये डिजाइन भी बड़े बनवाते हैं लोग। मैं तो लेके जाती हूँ कि मुझे ये डिजाइन लगवाना है। मैं वैसे ही परेशान था इन चीजों से, ये नहीं ले आई, मैं डिजाइन लेके जाती हूँ ये बनाओ। अब उसको नहीं बनाना आना फिर? नहीं उनको सब बनाना आता है। अच्छा वो भी तो आता है, पेपर हाथ पे चिपका और उतार लो, मेहंदी बन गई। हाँ वो भी आता है लेकिन वो इतना मजे का वो नहीं होता, मुझे नहीं अच्छा artificial चीज़ लगता। है, वो हाँ। आर्टिफिशियल चीज है ना। ये अब इसमें पूरे मजे भी चाहिए और हैं ये कि बैठ बातें के कौन मेहंदी बंदी बनाओ। कर रही है, मैं ये सोच रही हूँ साल में एक बार मेहंदी लगवाती है। शाह साहब आप कुछ कह रहे थे मेहंदी को लेके? हाँ जी, घर में आप बनाए जाते हैं भाभी को लेके मेहंदी लगवाने? नहीं, हम बच्चे चुप कर रहे होते हैं। वो जाती है, बच्चे बच्चे हमारे छोड़ के हवाले जाती होते है हैं। घर पे। ये वैसे बड़ा मसला होता है मर्दों आपने देखा होगा शॉपिंग सेंटर में बहुत चल रहा फैमिली है अंदर गई हुई है, हाँ। मियाँ बच्चे लेके बैठा हुआ, उसको कभी आइसक्रीम खिला रहा है, कभी क्या खिला रहा है कि चुप हो जाए। ये बड़े मुझे ना सीरियसली बड़े मुझ पे जो मासूम गुजर रही लगते है हैं। तुझ में भी गुजरेगी मुझे आगे। ऐसे मर्द बड़े मासूम से लगते हैं, बेचारे खड़े हुए हैं, बच्चों को यूं इसका एक हल मैं बताती हूँ। इसका हल ये होता है कि ये जो आइसक्रीम खिला रहे हैं, ये आप घर पर, यार सारा टाइम जो है लड़कियां थोड़ी जाती हैं शॉपिंग करने। ईद का दौरान है, मैं हर किसी को बोलूंगी जो भी शादीशुदा जोड़े हैं ना, जिनके हस्बैंड हैं, घर पे बैठे हैं, बच्चों को संभालें और उनको जाने दें हाँ, शॉपिंग खुद करने मजे दें। करें हम लोग नहीं। हम ना करें, हम ना निकलें, हम ना देखें कुछ है। लेकिन बहरहाल ईद एक त्यौहार है, बनाना चाहिए अपनों के साथ, और ज़ाहिर है बड़ी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी सामने आती हैं। हमारे बहुत से गिले शिकवे लोगों के मिट जाते हैं और मिटा लेने भी चाहिए यार। ज़िंदगी का क्या पता कितने दिन की ज़िंदगी है, और लोग अपने लिए गिले ना शिकवों सही में, दूसरों की खुशी के लिए उसमें शामिल हो हाँ जाएं। दूसरों के लिए हो जाए। बहुत सी चीज़ें हम ज़िंदगी में दूसरों के लिए भी करते हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अगर पर्सनल बात करूं मुझे नहीं पसंद आती हाँ। पर्सनली, लेकिन आप दूसरे की खुशी के लिए कर कर देते हो कि यार देते चलो हो। कर दें। शाह साहब आप बचपन में कैसे थे? आप तो अभी भी इतने शरारती हैं। बहुत। तो आप बचपन में कैसे थे? क्या मैं बहुत शरारती था बचपन में, अब कहाँ खत्म हुए? अभी भी वही हैं? और नहीं इससे भी ज्यादा। इससे भी ज्यादा? मैं रोज अपने वालिद साहब से पिटता था। अरे वो जबरदस्त। इतना पिटता था, मैं लोगों की छतें तोड़ देता था। वहाँ चादरों वाली छतें होती थी ना पहले, मैं कईयोंबाद में रहता हूँ, तो वहाँ पे चादरों वाली छतें होती थी। तो रोज किसी न किसी की छत टूटी हुई होती थी और मेरे वालिद साहब फिर रोज एक डंडा लेके मुझे कूटते थे और वो यही कहते थे कि तू किस मिट्टी का बना हुआ है। किस रोज वजह एक से गिला छत- लेकर छतों पे आता ऐसा है। क्या करते फिर थे? उसके बाद बोलिए नहीं, जी। एक मजे का सीन ये हुआ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं शादी के बाद भी अपने वालिदा और वालिद से पिटता था। और एक दफ़ा वालिद साहब इतने गुस्से में थे कि हम सारे भाई और सबके बच्चों को भी बुलाया, कूटा, तो उसमें एक पड़ोसी का बच्चा भी था, उसको भी कूट दिया साथ में। हमने वो कहा मिक्स हो गया आबादी मिक्स हो गया में, था ना, आबादी में मिक्स हो गया वो मिक्स आके। ये हुआ। हम लोग माशाल्लाह से 9 भाई हैं अरे और माशाल्लाह। हर भाई के 8-8 7-7 बच्चे हैं। अरे तो माशाल्लाह। इसलिए वो वालिद साहब को समझ में नहीं आएगा ये भी अपना ही बच्चा, उसको भी ओ, कूट दिया पकड़ माशाल्लाह, के। फिर माशाल्लाह। बाद में हमने बोला ये अपना नहीं पड़ोसियों का है ये। अच्छा ये हुआ था, उसको छोड़ कर आओ अभी मैं समझी। उसको, क्योंकि ज़ाहिर है इतने नहीं, वो एक सारे शिकायत थे। आई थी ना सही है, हाँ। कि बच्चों ने गली में किसी को तंग किया। सही है। अब उस चक्कर में जब बच्चों को कूट लगती तो उसके वालिद साहब को भी कूट लगती थी, वालिद साहब कि भाई क्यों किया तुम्हारे बच्चे ने। अच्छा वो ये बड़ी सख्ती जरूरी थी है। हमारे यहाँ पे, बहुत सख्ती थी। लेकिन ये एक और अच्छी चीज होती है पिटाई। एक दफ़ा सारे भाइयों ने मिलके मुझे मार दिया। क्यों? वो ये सीन हुआ कि वालिद साहब मुझे मार रहे थे, उन्होंने मेरी कमर पे चक मार दिया, उनका दांत टूट गया। उन्होंने समझा मैंने तोड़ा है भगा दांत। अरे साहब आपके बड़े ही ज्यादा सख्त। 3 दिन तक पिटता रहा हूँ मैं। 3 दिन बाद जाके वालिद साहब ने कहा कि नहीं गलती मेरी थी, मैंने ये काम किया, जो मेरा दांत टूटा इसने नहीं तोड़ा है। अच्छा फिर जाके अस्मा, मेरी आपके जान- बचपन में कभी हुई है ऐसा पिटाई अम्मा से या कभी अब्बा भी से? नहीं। कभी भी? और मुझे लगता है ये ज्यादा बोल रहे हैं कुछ। 3 दिन तक पिटता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, हाँ ये बात सही है। तक कौन मारता है भाई? नहीं हमारे यहाँ मारते हैं। कौन मारता है? इनके यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है।
स्पेशल पिटाइयाँ लगती हैं। लेकिन ये बचपन की चीज़ें होती हैं, ये याद आती हैं पिटने पिटाने आपके की। साथ हुआ है कोई ऐसा पिटी है वाक़या? कभी आप? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं ना। पिटी नहीं अभी तक? नहीं आज तक नहीं बेटी तो आप बचपन में कैसी थी? मतलब ज़ाहिर है अभी मैं बहुत मासूम थी, बहुत सब्र वाली बच्ची थी, मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी, इसलिए मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो सबर और मासूम को ज़रा आप मुझे डिस्क्राइब करें कि सबर और मासूम like it. क्या है? हाँ, सबर और मासूम क्या? मैं पीछे हो गई, सब्र please। और मासूम इस सेंस में कि ना मेरे जैसे घर वाले शॉपिंग के लिए जाते थे ना, तो मैं कभी जिद नहीं करती तो आपको थी। वॉशरूम में बंद करके चले नहीं आते थे नहीं, बाद मेरे में साथ पूरी ये लगा नहीं दी? करती थी, मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए। मेरी Okay. बहनें बहुत जिद्दी थी, अच्छा, हमें ये अच्छा। चाहिए, तो मेरे में बहुत सब्र था। जो घर वाले ले आते थे पहन इनका लिया, मतलब जो ये मैं करके हंसी कर खुशी लिया। जो भी मिलता था मुझे, जो बहनें मेरी ले आती थी, अम्मा मैं ले सब आती कर थी, मैं कर लेती थी, हाँ कि accept। ठीक है यार यही है, ओके हाँ, कोई मसला नहीं। मैंने कभी नहीं किया। तो ये मासूम इस वजह से इस वजह अच्छा शेरी भाई, एक चीज़ है ना कि जो वालिदैन होते हैं अगर वो अपनी औलाद पे सख्ती करते हैं या कुछ डांटते हैं या कुछ हाथ भी उठा लेते हैं, देखो ये एक फल समझ के करें नहीं, आप। नहीं, ये तो एक betterment के लिए मुझे हम मैं बोलते इसलिए हैं। मैं फख्र से ये बताता होता हूँ कि मैंने वालिदैन की मार खाई नहीं, है। हाँ, आज वालिदा वो तो नहीं मेरी है, भी मारती थी, लेकिन उनकी अब्बू छड़ी मारते थे। मेरे भाइयों ने, किसी ने उनकी घड़ी ले ली, किसी ने उनका चश्मा ले लिया वालिद साहब का, एक यादगार के तौर पे मैंने वो छड़ी ली है जिससे वो कूटते थे। अच्छा ये बात है, लड़कों की तो यकीन पिटाई करें, वो बहुत अभी तक common मेरे है। घर पे, और मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि ये देखो ये एक चीज़ है मेरे पास। आप मारते हैं अपने बच्चों को कभी? नहीं, क्यों? मेरे बच्चे मुझे शिकायत का मौका ही नहीं देते। वो बच्चे भाभी पे चले गए ना, तो शिकायत का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा मजे की बात, पिटे तो हम भी बहुत हैं भाई। पिटना लड़कों के लिए कॉमन चीज़ होती है और उस लड़कों वक्त के लिए, हाँ, हाँ। और उस वक्त की ज़रूरत भी थी। अब ज़ाहिर है क्योंकि सिनेरियोज चेंज हो गए, लेकिन उस वक्त लड़के इस काबिल थे कि पिटे, ये हरकतें ऐसी करते अच्छा थे कि पिटते लड़कियां थे। पिटती नहीं थी भले, लेकिन जो एक नजर होती थी ना, वो अम्मा की या अब्बा में से दोनों में से किसी एक की ऐसी लेकिन नजर जरूर अभी होती अभी थी। पेरेंट्स चेंज भी हो गए ना। अब एक तो चीज़ बहुत हो गई कि parenting। बच्चों को नहीं मारना हाँ, और वो इस तरह करना। जो कि थोड़ा सा मैं क्या कहता हूँ गलत भी है कि इतना पैम्पर भी ना इतना करो कि pamper आगे भी, जिंदगी की Yes, जो मुश्किलात है उन्हें agree, मैं फेस ना आपकी कर पाए। बात से सही कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। मतलब इतना बच्चों को पैम्पर ना करें कि आगे ज़िंदगी में ज़ाहिर है लाइफ क्या हो जाए, कब क्या हो ऐसे जाए, ही है। यू नेवर नो। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े मज़े मज़े की बातें इनसे हो रही हैं। अस्मा, खाना बनाना आता है आपको? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या मतलब, अंडा उबाल लेती हैं? नहीं मैं 1-2 सालन बना लेती हूँ, गुजारे लायक के, मतलब आप भूखे नहीं मरेंगे। गुजारे लायक हो जाएगा काम। तो उन 1-2 सालनों में से वो कौन से हैं? चिकन, वो क्योंकि घर वाले कहते हैं मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, एंड भिंडी। हाँ, वो भिंडी मुझे बहुत पसंद है। शायद मैंने फर्स्ट टाइम बनाई भी वो थी। पराठे में बहुत अच्छे बना लेती हूँ। अच्छा खासा हो गया तो? हाँ, अच्छा खासा तो हो गया अंडा भाई। उबालने वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब आते हैं किचन की शक्ल देखी हुई है। वो चीज़ें नहीं आती, जैसे होता है पुलाव बनाने और बिरयानी और ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, ये थोड़ा। अच्छा अर्सला, आपने अभी एक पुलाव की बात भी की थी, वो आज 29वां आ गया, मुझे लग रहा है ईद के दिन ही आके खाएंगे आपके घर। आप क्या बना लेती हैं घर पे ईद के दिनों में? करती हैं काम या बिल्कुल नहीं करती? मैं कल देख करवा रही हूँ यहाँ। जहाँ कल देव हो जाएगी और मैं आज कल चांद रहा तो मैंने मतलब ईद हो गई लाइव बोल कल, दिया इस वक्त। और अभी ईद हो गई, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, अगर रोजा जो है वो नहीं हुआ कल तो हुआ तो हम जो है वो पुलाव या बिरयानी जो भी चलो है, भाई, दुआ मांगो मैं सब पूरे कुछ 30 हो बना जाए। लेती हूँ, मैं सब कुछ बना तो लेती ये हूँ। कुकिंग आपको किसने सिखाई? हाँ? कुकिंग सिखाई किसने आप? कुकिंग किसने सिखाई? अच्छा सच ये है कि मैं अपने घर पर अपने माँ बाप के साथ इतना ज़्यादा नहीं रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मैं अपने ताया के घर रहती थी। Okay. तो मेरी ताई बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती थी, तो मैं उनको देखती थी, उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद फिर मैं जब अपने घर पर आई तो अम्मा पकड़ के मारेंगी, मुझे कहेंगी मैंने कुछ नहीं सिखाया, अम्मा ने भी सिखाया। ऐसा नहीं है। तो वो बस आ गई, शौक था। मुझे लगता है कुकिंग जब आती है जब आपको शौक होता है, शौक होना ज़रूरी है। शौक होना जरूरी लड़के भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। लड़के ज़्यादा अच्छी कुकिंग आपको क्या बनाना आता है? मुझे मैं अच्छा मुझसे lovely सीरियसली मैं ऑमलेट बना लेता हूँ, मैं फ्रेंच फ्राइज बना लेता हूँ, मैं कबाब तल लेता हूँ, मैं एग बॉईल कर लूँगा, चाय भी मैं बताइए। चाय बना लूँगा, मैं ब्रेड जो है वो टोस्ट कर लूँगा, मैगी भी थी। मैगी बना लूँगा, बस। लेकिन बहुत है, कुछ बहुत है, लोग ये तो हाथ चीज़ें- भी नहीं लगा। सात चीज़ें मैंने गिन ली हैं। चलो शाह साहब, आपको आता है कुछ पकाना वकाना? खाना आता है मुझे। नहीं तो ये क्या बात है यार, मतलब कभी तो वाकई पकाया में, होगा? कभी नहीं नहीं पकाया। पकाया जिंदगी में? मैं 9th में पढ़ रहा था, मेरी शादी हो गई थी। हैं? हाँ, और ऐसा 9th क्या हुआ था कि 9th में ही कर दी जल्दी? शादी? नहीं, बचपन की मंगनी थी हमारी। अच्छा, तो मेरे अच्छा, ससुर की तबीयत बहुत खराब आपकी हो लव गई। मैरिज है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, अच्छा। अरेंज है। Arrange है। और मैंने शादी के बाद मैट्रिक किया। मैं स्कूल जाता था बाकायदा, मेरी वाइफ मुझे स्कूल तैयार करके भेजती थी। तैयार करके भेजती थी क्या मतलब? वाकई में।
ये बात मैंने कई चैनल्स में ये बात कही तो है। मतलब जब आप तैयार होते थे भाभी टाई वेला के कंघी करके हाँ हाँ, और अच्छा कंगा भी मेरे को अभी तक वही करती आई है, अभी भी ये जो ये देख कंघी रहे हैं, भाभी ने की है? बिल्कुल उन्होंने की है। इनकी लाइफ में ड्रामा बन सकता है। इनकी अरे शादी के वक्त ट्यूशन भी जाते थे आप? हैं? ट्यूशन भी जाया करते होंगे? नहीं नहीं, ट्यूशन नहीं जाता था। ट्यूशन? अच्छा, मैंने आज तक ट्यूशन पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ स्कूल टाइम। स्कूल टाइम, लेकिन बस। इन्होंने वो बताया इनकी बेगम पढ़ाती होंगी बात। नहीं नहीं नहीं, मेरी वाइफ अनएजुकेटेड है। ओह, अच्छा। हाँ अनएजुकेटेड। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बोला कंघी करके बेचती है, बड़ी मुझे अच्छी प्यार है, करके क्योंकि इनकी बेचती है। कंघी बिल्कुल एक्यूरेट हुई हुई होती है। तो अच्छा, बचपन में ये होती ना बहुत ब्लंट है वैसे। हाँ। हाँ, ये तो बहुत ब्लंट है। सच्चे भी लग रहे हैं जो हाँ हाँ, इन्होंने माशाल्लाह अच्छा, मेरी मुझे लगता है असमा जो लोग ब्लंट होते हैं वो सच्चे भी होते हैं। शरी भाई, अल्लाह ने मुझे 9 बच्चे दिए हैं, माशाल्लाह। 3 बेटियां हैं, 6 बेटे हैं, माशाल्लाह। 3 बहुएं हैं, 3 बेटों की शादी कराई है, 3 पोते हैं मेरे, अरे, 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 और एक बेटी भी ब्याह दी है मैंने। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अभी एक और बेटी ब्याहूंगा मैं भी। भाई इंशाल्लाह आप तो वाकई 19 साल के लगते नहीं है वैसे। तो मैं अपने आप को खुश रखता हूँ, जहाँ जाता हूँ अपने आप को जॉली। पूछा मैं यही आपने मैसेज था देता कि हूँ, आप खुश कुछ रहें। खाना बनाते हैं या नहीं बनाते? खाने से उन्होंने इतनी चीजें आप बता दी। यकीन करें, एक दफ़ा मैं चाय बना रहा था तो मेरी वाइफ ने बड़ा बुरा मनाया, कहते हैं नहीं मैं बना के दूँ। हाँ, ये तो चले वो पता है क्या, वो बुरा मनाती है। बहुत अच्छी बीवी बड़ी मिली है अच्छी भाई। बीवी है मैं आपको लकी मिल हूँ गई। इस मामले में। हाँ, बड़ी अच्छी हैं। आप करती हैं कुकिंग वुकिंग? मुझे सब बनाना आता है। सब बनाना आता है? गाड़ी का टायर चेंज कर लेंगे आप? नहीं वो नहीं आता बस सब मुझे। बनाना आता है। फिर क्या क्या बना लेती हैं आप खाने में? मैं खाने में सबसे अच्छे जो मैं बनाती मैं हूँ ना, टेस्ट ले लूंगा अभी यहाँ पे, ये मैं नहीं कि सबसे लंबी अच्छे आलू लंबी के पराठे बनाती हूँ। ओह माय गॉड, बारिश में। समरा अभी चली गई है, मुझे नजर नहीं आ रही है, वरना मैं भी रेसिपी भी आप- पूछवा देता। अभी टेस्ट लेने चाहे मुझसे। तो फिर तो आते होंगे। तो आपको किसने सिखाया भाई खाने बनाना? मामा ने। मामा ने मामा बताया कहती है सब आना चाहिए इंसान को, काम करना भी आना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कोई भी टाइम आ सकता है जहाँ पे आपको करना पड़ सकता है, तो आपको सब आना चाहिए। सिलाई सिलाई सारी कढ़ाई माएँ यही कहती हैं। नहीं हैं? सिलाई कढ़ाई नहीं आती बस। सारी माएँ यही कहती हैं, सब कभी यही करना कहती हैं, पड़ जाएगा करना तो पड़ सीख जाएगा। और वो एक जो अम्मियों का डायलॉग होता है ना बेटियों के लिए, जब अपने घर जाओगी तब पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है ना सीखें तो आप पे टाइम नहीं आता, आप सीख लें तो टाइम आता है कि अब आता तो बनाओ। अच्छा, जब जो मैंने मुझे तो देखा ये है लगता है। कि जो बंदा ज्यादा काम कर रहा हो सब उसी से काम सब करा रहा है। उसी से ये कराते हैं। सच है। ऐसा होता है, हाँ, मैंने बिल्कुल। देखा है कि जो कोई बेचारा अगर अच्छा काम कर रहा हो तो फिर कहते हैं ये इससे ही करा लो, इससे ही करा लो, सब आप इससे ही यकीन करा करें, लो। मेरी जो अच्छा, दोनों शेरी भाई- बहनें हैं उन्होंने कभी भी खाना जो है वो घर में हाथ नहीं लगाया किचन में जाकर, शादी के बाद उन्होंने सीखा है। तो ऐसा भी होता है, अगर नहीं भी आता तो लड़कियां शादी के बाद भी सीख जाते कर लेती हैं, हैं पहले काम। सीख लें तो अच्छा है हाँ, ज़्यादा वैसे। बहुत अच्छा है शहरी मेरी में तरह। जो मेरी वालदा थी उनका खाना बहुत अच्छा होता था, तो मेरी वाइफ को उन्होंने ही सिखाया खाना पकाना, अच्छा, और अभी तक वही जायका मुझे मिलता है जो मेरी माँ के हाथ का मिलता था। क्या तो बात वो है, ये आप वो लोग तो कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं। belong पेशावर करते से। हैं? पेशावर से। पेशावर से शहर करते के हम। हैं। शादी, पेशावर वाले ज्यादा, कढ़ाई। पेशावर वाले ज्यादा गोश्त वो होते हैं, चावल इतने ज्यादा शौक नहीं, मेरे यहाँ सब कुछ खाया जाता है। नहीं खाया तो जाते हैं, लेकिन हम जब पेशावर जाते हैं तो हमें अमूमन ये होता है कि उस तरह की बिरयानी अब एक आध जगह रेस्टोरेंट खुल गए हैं, हाँ हाँ, वरना पेशावर में भी, लाहौर में भी ये मसला है कि वो बिरयानी नहीं मिलती है हमें जो कराची कराची की होती है। हाँ, ये- कराची की हाँ, ये बिरयानी चीज़ तो वहाँ पे मैंने शहरी देखी कहीं है। नहीं कहीं मिलती, नहीं मिल मुझे लगता सकती है वो। कराची वाली बिरयानी नहीं है मिल कहीं। सकती। चलें जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, जिसमें हम सारी बातें कर रहे थे ईद की तैयारियों के हवाले से, और आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बड़े इसमें मजे आपके की आने का आप बहुत लोगों से शुक्रिया, गुफ्तगू रही। अब आपके आने का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों लेकिन की इतना बहुत सारी कहना दुआएं। चाहूँगा जी, कि अपने बहन भाइयों में, अपने अजीज़ रिश्तेदारों में कोई भी इख्तलाफात हो उसे ख़त्म कीजिए इस मौके पे, और अपने प्यार मोहब्बत बांटिए। जिस तरह मैं अपने आप को खुश रखता हूँ, आप भी अपने आप को क्या खुश रखें। बात है। बिल्कुल जी, खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है, और इन तमाम मेहमानों के लिए इस नशिस्त से बहुत सारी दुआएं कि आप लोग अपने अपने फ्यूचर में, करियर में आगे जाएं, नाम बनाएं। हमारे साथ यहाँ पर हमारी एक बहन है सना ख्वां इशरत अली, इनसे दरख्वास्त करूँगा सना खानी कर। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारी इस वक्त नशिस्त पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती फैज़ुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ हर दफ़ा हमारे सेट की शान पहचान हमारे गौहर भाई। हर अस्सलाम दिल वालेकुम। अजीज गौहर भाई। हर दिल अजीज़ गौहर भाई। अस्सलाम वालेकुम गौहर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमारे साथ एक और बड़े अच्छे सना ख्वां हैं, काफ़ी दफ़ा हमारी इस नशिस्त पे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब आपसे शुरुआत करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है आज 29वां रोज़े की ये नशिस्त है और कल हो सकता है कि ईद का दिन हो। चांद रात पे लोग ज़्यादातर जो है वो शॉपिंग्स पे जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, जिसमें कोई ज़ाहिर बुराई नहीं है, ईद एक त्यौहार है खुशी का। लेकिन वैसे चांद रात किस तरह मनानी चाहिए? क्या इसमें कोई ख़ास इबादत करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियार भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर
जितने भी अवकात बनाए हैं, जितने भी अय्याम बनाए हैं, महीने बनाए हैं, तो ज़ाहिर है उनमें किसी न किसी दिन को फजीलत हासिल है। जिस तरह साल के 12 महीने हैं, रमज़ान के महीने को एक फ़जीलत हासिल है, इसी तरह लैलतुल क़द्र को एक फ़जीलत हासिल है, इसी तरह ईद की रात को भी एक फ़जीलत हासिल है। ठीक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईद की रातों को इबादत से ज़िंदा करेगा, यानी ईद की रातों में भी अल्लाह की इबादत करेगा, क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को गाफिलीन में से नहीं उठाएगा। अच्छा, अब चांद रात पे जो लोग ज़ाहिर शॉपिंग करते हैं, बहुत से लोग एहतिकाफ से उठते हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर 10 दिन अल्लाह की इबादत की होती है, तो इतना तो उनका हक बनता है कि वो जाके अगर शॉपिंग कर रहे हैं या बार्बर के पास जा रहे हैं, या फिर ख़वातीन हैं वो उसी दिन मेहंदी लगवाने जाती हैं, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा है? नहीं, कोई मुज़ायक़ा नहीं। वो ज़रूरत के मुताबिक जाए, शॉपिंग करे, ज़रूरत के मुताबिक ख़वातीन भी अगर जाना चाहे तो जा सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि बिला वजह जो है ना वक़्त को ज़ाय न किया जाए। ये जो वक़्त है ना तो बड़ा कीमती सरमाया है, इसको ज़ाय न करे। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ, ऐसा ना होना कि एक तरफ नेकियां कर ले बंदा और दूसरी तरफ सारी नेकियां फिर क्या कर ले, ज़ाय कर ले। अच्छा, हमने ये सुना है कि ये जो चांद रात होती है ये अल्लाह ताला जो पूरे महीने इंसान ने मेहनत की होती है उस रात इनाम देता है, ऐसा है? जी बिल्कुल, उस रात को नहीं, उस ईद वाले दिन अल्लाह इनाम देता है ना। जिस तरह हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे बंदे वो ईद के दिन जो है ना वो नमाज अदा कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान कर देता है फ़रिश्तों में कि मा जज़ाउ अजीरिन वफ़ा अमलुहु, उस मज़दूर का क्या बदला है जिसने अपनी मज़दूरी पूरी कर दी। तो फ़रिश्ते जवाब देते हैं अल्लाह उसका बदला ये है कि उनको उनकी मज़दूरी पूरी करके दे दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त तमाम फ़रिश्तों के सामने कसम उठाते हैं, फरमाते कि फ़बिइज़्ज़ती व जलाली व करमी व इर्तिफ़ाई मकानी, मैं अल्लाह को अपनी इज़्ज़त की कसम, मैं अल्लाह को अपने जलाल की कसम, मैं अल्लाह को अपने करम की कसम कि ये जिन मेरे बंदों ने मेरी इबादत की है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और ये ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए सब आए हैं, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ और इनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने का ऐलान कर देता हूँ। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो ईद का दिन कैसे गुजारा करते थे, क्योंकि हमने सुना है कि एक रास्ते से जाओ उसी रास्ते से वापस ना आओ और मीठा खा के जाओ कुछ, ऐसा इस पर ज़रा बयान कीजिए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप ईदगाह में नमाज़ पढ़ाने के लिए आते थे, ईद की नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाह में आते थे। तो आप एक रास्ते से आते थे, फिर दोबारा उसी रास्ते से नहीं जाते थे, फिर रास्ता बदल कर जाया करते थे। और दूसरी बात यह कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। शेर यार भाई अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक वाक़या आपको सुना दूँ प्लीज़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में आपने कुछ बच्चों को देखा जो खेल रहे थे, उनके नए लिबास थे, उम्दा सूट उन्होंने पहने हुए थे। एक बच्चा था जो साइड पर खड़ा था और वो रो रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा सारे खुश है, ईद का दिन है, ईद का दिन तो खुशियों का दिन है ना, आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल मेरा अब्बा जो है वो आपके साथ गया था मैदान में और जिहाद के मैदान में गया था और वो वहाँ पर शहीद हो गया। अब मेरे लिए कोई नया सूट लाने वाला नहीं। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को अपने कंधों पर उठाया और लेकर आ गए और उसके लिए नए लिबास का इंतज़ाम किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गुस्ल करवाया, बीवी को हुक्म दिया कि इनको गुस्ल का इंतज़ाम करवा दो, इनका बालों में कंघी करा दो। फिर अपने कंधों पर उठाया और फिर आप मिंबर पर बैठ गए ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे ना कि तुम्हारा अब्बा कौन है तो कह देना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूछे कि तुम्हारी वालदा कौन है तो कह देना आयशा सिद्दीक़ा। तो असल तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो ईद में ये थी कि भाई लोगों को ईद की खुशियों में शामिल कर लो, नादारों को, यतीमों को, मफलूकुल हाल लोगों को, गरीब लोगों को, उनको अपने साथ ईद की खुशियों में क्या कर दे, शामिल कर दे। बिल्कुल, ईद की खुशियों में अपने साथ इन तमाम लोगों को शामिल भी करना चाहिए। और ये जो मैंने आपसे सवाल किया था मुफ्ती साहब से, तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि जाते थे खुशबू लगा के और कुछ मीठा खा के जाते थे, चाहे खजूर हो या आपके घर में उस वक्त सवैयाँ बनी हुई हो तो थोड़ा सा खा के जाते थे और एक रास्ते से जाते थे दूसरे से आते थे। इसके पीछे की हिकमत जो हमने समझी है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपका मुसाफ़ा होता है, आपकी मुलाकात होती है, आप उनसे ईद मिलते हैं,
तो ये चीज़ इस वजह से भी की जाती है। और बिल्कुल अपनी ईद की खुशियों में आप अपने रिश्तेदारों को भी देखें, उन लोगों को भी देखें कि अगर किसी के वालिदैन नहीं है, कोई बच्चा यतीम है, ये एक बड़ा सदका भी है और सदका जारिया भी है और सवाब बहुत है। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। गौहर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौहर भाई बहुत खूब। गौहर भाई ये 29 दिन का सफ़र आपका कैसा रहा? क्योंकि ज़ाहिर है कल हो सकता है कि जो है ईद हो जाए, तो 29 दिन का सफ़र कैसा रहा? शहरी भाई, सबसे पहले तो मैं वो याद करूंगा जब आप मेरा इंट्रो कराते हैं कि इस सेट की शान, इस सेट की जान। तो मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। आपने जो पूरे रमज़ान, मेरी बहन अरसलान है और आपने शरियार भाई, जो मुझे इस पूरे आज न्यूज़ ने जो मुझे इज़्ज़तों से नवाजा, मैं ये कभी नहीं भूलूँगा। एक एक दिन मुझे याद आएगा। आप उस इज़्ज़त के हकदार हैं। बिल्कुल। अल्लाह आपको सलामत रखे। देखें, जो इज़्ज़तदार होता है वो इज़्ज़त देता है। बेशक बेशक। तो मुझे ये एक एक दिन याद आएगा। और वो जो हम लोग यहाँ जलाल भाई हैं हमारे, हम यहाँ किचन में उनसे खाना जो बनवा के खाया करते हैं, शेफ़ सिमरा हैं उनसे, फिर यहाँ ज़ुहैर आबदी साहब, नूर रहमानी साहब, फिर हकीकतन इस सेट की शान और जान मुफ्ती साद। तो ये सब याद आएगा, बिल्कुल याद आएगा। ये एक बड़ा, आपको बताऊं, एक ऐसा लम्हा होता है जब आखिरी दिन होता है ना, तो बड़ा एक आपको फील हो रहा होता है। ये तो बाहर अलग है कि ज़ाहिर रमज़ान जा रहे होते हैं, तो ये दुख होता है कि वो जो हमारे अंदर थोड़ा सा इबादत का शौक़ और ज़ौक़ होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम इस तरह के गुनाहगार हैं। लेकिन ये जो एक हमारी अपनी टीम बन जाती है ना, जब आपका लास्ट डे होता है, तो जैसे स्कूल का लास्ट डे होता है ना, वो सेम वो वाली फीलिंग आ रही होती है। वो बड़ा एक अजीब सा एक पार्टी होती है, फेयरवेल होती थी, तो वो आप देंगे? हाँ, मैं दूंगा, बिल्कुल फेयरवेल पार्टी भी दूंगा। और यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बारानी रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आ गए हैं हम दोबारा से किचन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप शेफ जलाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम बिल्कुल ठीक हैं। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा फील कर रहे हो? 29वां रोज़ा है आज। बस क्योंकि शोर गुल है बिल्कुल रोडों पे और मार्केट्स के अंदर, तो बच्चों के साथ जाना, भाई भतीजे इनके साथ जाना और शॉपिंग के ऊपर वो सारी चीज़ें, रात को लेट तक उठना और उनकी, इनका मकसद है बड़ी मुश्किल से वक्त दिया है मैंने तुम लोगों को अभी। तो वो बच्चे जो है ना, वो उनकी ख्वाहिश, उनकी खुशी जो चेहरे की है, वो बस हमें सुकून देती है और बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं चाहूँगा आप वापस चले जाएं, इतना बिजी हैं आप। आपने अपनी तैयारी कर ली? कुछ नहीं कह रहे, अच्छा नहीं बोले जा रहे हैं। अपनी तैयारी कर ली जी। मेरे लिए मेरा छोटा भाई जो है वो एक वाइट कमीज शलवार लेकर आया। क्या बात है। और मैं अपनी शॉपिंग खुद नहीं करता, वो होता ही है कि बच्चे, भाई जो मेरा छोटा है वो मेरे लिए ईद का ड्रेस ले आता है। तो बाकी ईद के दिन क्या आपका रूटीन रहता है? ईद के दिन बस माशाल्लाह से मेरी बहनें हैं और सब शादीशुदा हैं, तो उनके घरों पे जाना और ये सबका शादीशुदा वालों का अब्बा के पास कब्रिस्तान हाजिरी देने के लिए जाना और घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, जो घर में रिलेटिव्स आते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो यही होता है। फिर एक दिन इस तरह से गुजरता है, अगला दिन फ्रेंड सर्कल में। अच्छा, ईद तो जो है वो अपनों के साथ ही गुजरती है, बिल्कुल खुशी जो है वो। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है, मैं जिस तरह से मुफ्ती साहब की भी बात हो रही थी कि गरीब और अपने से छोटे तो है ही, करना ही जब आप रोड पर निकलते हैं तो कोशिश करें ईद का फर्स्ट डे और सेकंड डे या थर्ड डे या उसके अलावा भी आम दिनों में भी जो सिग्नल्स के ऊपर जो फ़कीर और गुरबा जितने भी लोग खड़े होते हैं उनसे भी आप अच्छे से बात करें, उनको भी ईद मुबारक कहें। हमारे जितने भी पुलिस एहलकार हैं जो ड्यूटियां दे रहे हैं उनको भी मिलें, उनसे भी ईद मुबारक कहें ताकि उनको भी खुशी हो, क्योंकि इस दिन वो अपने घर को छोड़कर ड्यूटियां दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज क्या बना रहे हैं आप? अच्छा जी, आज हमने पहले ही मोबाइल, हमने अपना चिलर को स्कैन किया था, तो उसमें कैरेट था और मिल्क था और सारी चीज़ें थी। तो हमने मोबाइल से जब स्कैन किया चिलर को, तो उसमें से जो रेसिपी निकली वो निकली गाजर के हलवे की। गाजर के हलवे की रेसिपी निकली, तो ये नोर GPT आपको बताता है इन 30 मिनट्स में आपने कौन सी रेसिपी बनानी है। बट उसके लिए आपको अपने मोबाइल से कैमरा ऑन करके अपने चिलर की या कैबिनेट की या अपने इंग्रेडिएंट्स की आपने स्कैन करनी है तस्वीर, और आपको बता देगा नोर GPT के क्या बनाना है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के और बिना किसी। तो गाजर का हलवा बन रहा है। तो आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। जबरदस्त।
मैं आपको ये बताता चलूँ, तो हलवा तो घी में नहीं बनता? हलवा बिल्कुल घी में बनता है हलवा, बट हम यहाँ पर बनाएंगे डालडा कॉर्न ऑयल के अंदर। चलो ये अच्छा है ताकि प्रॉब्लम ना हो उतना। यूजली आपने देखा होगा कि घी जो है ना, बेसिकली घी के अंदर हलवे जितने भी हैं वो सब घी में बनते हैं, बट हम ऑयल के अंदर बनाएंगे। यूजली 1 कप के करीब आप घी लेते हैं तो आपने ऑयल कम लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर डालडा कॉर्न ऑयल जो कि 100% प्योर है और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतर और मुफीद है। और रोज़मर्रा के खाने हो, बच्चों के स्पेशल खाने हो, माँ ज़्यादातर परेशान रहती कि हेल्दी खाने हो, घर के खाने हो, तो ज़्यादा ऑयल जो है आप गंदी क्वालिटी का यूज़ करते तो वहाँ माएँ परेशान रहती है। हर माँ का भरोसा जहाँ मामता वहाँ डालडा, तो अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करें, दैट इज़ डालडा कॉर्न ऑयल। और इसी के साथ मिल्क पैक UHT 100% डेयरी ब्रांड है जो सार्फिन के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार किया गया एक बेहतरीन मयारी मिल्क है। मिल्क का इस्तेमाल हमारा गाजर के हलवे में होगा, और इसके साथ ही जब इफ्तार की बात आती है तो इफ्तार आखिरी लम्हात पर है, तो हम बट उसके अलावा भी आप शाम की चाय हो, आपकी हाई टी हो, या बच्चों का दिल कर रहा हो, तो फ्राइड आइटम जो सबरोसो के हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिसके अंदर अरेबियन नगेट्स हैं, फिर इसके अलावा कचौरी है, समोसा है, पकोड़ा है, टम्पूरा नगेट्स हैं, बहुत सारी इनकी वैरायटीज़ हैं, रेसिपीज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा डिप्स की अगर हम सॉसेस की बात करें तो टमाटो केचप, चिली गार्लिक, स्वीट चिली थाई एंड बारबेक्यू सॉस जो हैं वो नोर के आप इफ्तार टाइम के ऊपर या आप फ्राइड आइटम के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, आज फिर गाजर का हलवा हम खाएंगे आपके हाथ का। बिल्कुल सर, आज गाजर का और हलवा बड़े जबरदस्त खोया ज्यादा डालिएगा। हाँ भाई, हम खोया चुनते थे जब कभी अच्छा, गाजर मैं का भी, हलवा आप था। भी? हाँ, मैं भी चुन के पहले खोया खा लेते थे मैं भी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, इन दोनों ने हमें पूरे 29 दिन तक बड़े ज़बरदस्त दस्तरखान जो है वो हमें खिलाएं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, क्योंकि आज 29वां रोज़ा है, कल मे बी ईद हो जाए, तो आज के दिन हम अमूमन देखते हैं कि ज़ाहिर जब मगरिब का वक्त हो जाता है और ईद का चांद भी नज़र आ जाता है, तो लोग जो है वो ज़ाहिर शॉपिंग में और इस चीज़ में लग जाते हैं, जो कि इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। ठीक है, आप अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, ईद का दिन है, सजना संवरना ये सही है। ईद का दिन के हवाले से या चांद रात के हवाले से कोई ऐसी ख़ास इबादत हैं जो करनी चाहिए, ख़ास तौर पे चांद रात की बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह से आपने उलमा से सुना होगा कि ये लैलतुल जायज़ा है, यानी वो जो आपने एक महीना मेहनत की है उसका रिवार्ड, उसका इनाम इस रात को मिलता है। ठीक है, आप शॉपिंग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ असल में मसला ये भी है, ख़ास तौर से कराची शहर में ख़ास तौर से, चूँकि आउटसोर्सेस को ऐसे हैं नहीं इंजॉयमेंट के, कोई ऐसा आउटलेट नहीं है, तो हम दो ही चीज़ों में इंजॉयमेंट करते हैं, एक खाना, एक शॉपिंग। तो ये एक हमने अपना रूटीन बना लिया है, एक मामूल बना लिया है कि चांद रात को जाके सारी चीज़ें हमने ख़रीदनी है। टाइम होगा हमारे पास 26 को, 27 को, 25 को, 22 को, लेकिन हम नहीं लेंगे, जाके हम चांद रात ही को लेंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत अगर आप कर भी लें, अपनी ज़ाहिर है कि आपने ईद मनानी है, लेकिन अगर उसके साथ साथ उस रिवार्ड को जो आपको मिलना है उसका भी अगर आप ख्याल कर लें साथ, और थोड़ी अल्लाह की वो इबादत ये जाते हुए रमज़ान के, क्योंकि कुछ नहीं पता कि हम में से कौन अगले रमज़ान को पाएगा और कौन यही असासा लेकर जाएगा। तो जितना हमने ये 29 दिन मेहनत की है, उस मेहनत का जो रिज़ल्ट है उसको भी अगर हम इस रात को जमा कर लें और थोड़ी सी इबादत, थोड़ा सा इस्तग़फ़ार कर लें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे हक़ में बेहतर होगा। अच्छा, इसमें अगर इस तरह कोई कर ले कि जैसे चांद दिख गया है, अब ख़वातीन को भी मेहंदी लगवानी होती है, सही है, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, तो वो पहले थोड़ी इबादत जो है करके फिर चली जाए, तो फिर तो कोई मज़ाक़ा हाँ, इबादत करें आप, अपना इबादत करके फिर, क्योंकि इस रात तो आपको पता है बाज़ार पूरी रात सुबह सहरी तक खोले होते हैं, सुबह तक। तो अगर आप अपनी इबादत कर लें और उसके बाद जाके आप अपनी शॉपिंग कर लें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ईद के दिन की बात हो रही थी, मुफ्ती साहब से भी पूछा हमने भी, इस पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी की कि वो एक रास्ते से जाते थे तो दूसरे से फिर आया करते थे, खुशबू लगा के, मीठा खा के जाया करते थे। ईद का दिन वैसे हमें किस तरह गुजारना चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि सुबह जब आप उठे तो आप कोई खजूर ही सही एक मीठा खा कर जाएँ। ये दो, एक रास्ते से जाना और एक रास्ते से आने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीज़ हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुसाफ़ा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो जाए। और हमारे यहाँ आपने देखा भी होगा कि ईद की नमाज के बाद जो है वो गले मिला जाता है। ये गले मिलना दरअसल एक इस्तारा है कि आप अपने
जो दिल में किसी के लिए कोई चीज़, कोई दूरी, किसी वजह से कोई दूरी है, उसे दूर करके आप उसे गले से लगाएं। खाली फिज़िकली नहीं, बल्कि वो दिल में जो दूरी है उसको भी आप आज के दिन दूर कर दें, ख़त्म कर दें। वो कीना, बोझ, दुश्मनी, नाराज़गी, जो भी किसी किस्म की चीज़ हो, उसको आप दूर करके और अगर आप गले मिल लें तो अल्लाह आपकी खुशियों में मज़ीद बरकत डाल देगा। अच्छा अल्लामा साहब, एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि 3 दफ़ा गले मिलना ज़रूरी है? अब अक्सर होता ही है, थोड़ी सी सिचुएशन भी आपके सामने रख देता हूँ ना, कि एक दोस्त है जिसको मैं जानता हूँ, उसके अब 15 और खड़े हैं, तो अब आप क्या 15 से 3 दफ़ा गले मिलना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा तो कोई वाजिबात में से तो नहीं है 3 दफ़ा मिलना। लेकिन कहते हैं ना कि ईद जो है वो 3 बार ही मिलते हैं, तो ये कहावत है सिर्फ? ये कि रस्म है हमारी, सकाफत है, ये वाजिबात नहीं है, ये कहीं इसका हुक्म नहीं है, यहाँ कहीं सुन्नत नहीं है। गले मिलना है कि सब आप गले मिलें, ताकि वो आप एक ही दफ़ा में इतनी देर तक गले मिलने के वो 3 दफ़ा का हो जाए, तो आप उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप 1 दफ़ा मिल लें या 2 दफ़ा मिल लें या 3 दफ़ा मिल लें। ये मैंने इसमें ये सवाल पूछ लिया कि अक्सर ऐसा होता है कि आप ज़ाहिर जैसी नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो आपका एक दोस्त खड़ा है, अब उसके साथ ज़ाहिर 5, 10, 15 लोग खड़े हैं तो बुरा लगता है, आप एक से मिल के चले गए, तो इस वजह से मैंने ये सवाल कर लिया था। तो अगर उनसे एक दफ़ा मिल लें तो भी चलेगा। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। बारान रहमत, आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी 3 दफ़ा गले मिलने की, वो तो अल्लामा साहब ने बयान करी थी कि भाई ठीक है 3 दफ़ा अगर एक बंदा है तो मिलने का, 10-15 है तो एक दफ़ा से भी काम जो है वो चल जाता है। मुफ्ती साहब ऐसा मौजूद है। मुफ्ती साहब, ये ईदी देने का जो है ये सिलसिला क्या है, ये ज़रा सा बयान कीजिए। तो ईदी देना, ये तो बच्चों को जो ईदी दिया जाता है, वैसे भी उनके ऊपर शफ़क़त का हुक्म है, देना चाहिए। ईद का दिन है, खुशी का दिन है। नहीं सिर्फ बच्चों को देना चाहिए, मतलब ये कि हर एक को खुश करना चाहिए, हर मुसलमान को खुश करना चाहिए, हर मुसलमान को। बल्कि मैं इस किसी को भी खुश कर देने का इतना बड़ा सवाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ज़ा लि अहदिन मिन उम्मती हाजा युरीदु अन यसुर्रहु बिहा फ़क़द सर्रनी व मन सर्रनी फ़क़द सर्रल्लाह। जो मेरी मुसलमानों में से किसी मुसलमान की हाजत को पूरा करके उसको खुश कर दे, नबी पाक ने फरमाया किसी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है, गोया कि उसने मैं आमना के लाल के दिल को खुश कर दिया। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है और वो ये है कि ईदी क्या छोटे बड़ों को दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। आप देखें छोटे बड़े को दे दे और बड़े छोटे को दे दे, लेकिन अमूमन मुआशरा ये है कि छोटे चूंकि कमा नहीं रहे हैं और बड़े चूंकि कमाते हैं, तो बड़ों को चाहिए कि वो छोटों को दे। छोटे अगर ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन अगर छोटों को ईदी बहुत सारी जमा हो जाए और वो जो है ना अपने वालिद की खिदमत में पेश कर दे तो कोई मुसाइका तो नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अमूमन होता है ना कि छोटे जो है वो छोटे भी कमा रहे हैं, बड़े भी कमा रहे हैं, तो फिर अब सवाल ये आ जाता है कि यार छोटे बड़ों को दे सकते हैं ईदी? तो बिल्कुल दे सकते हैं, बात ही खत्म हो गई यहाँ। तो अब मैं शरीयत में दे सकते हैं ना, शरीयत में है कि दे सकते हैं। और ईदी देना वैसे ये निकला किससे था? जब हम अगर बात करें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, तो उस दौर में भी ईदी दी जाती थी, ये निकला कहाँ से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत शफकत करते थे उस ज़माने में भी। और आपका तो सुन्नत यही है, आपकी आदत मुबारक ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन तमाम बच्चों को जमा करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुश करने के लिए किसी को खजूर देते थे, किसी को कोई ना कोई चीज़ देते थे। उसी फिर चूँकि मरूरी ज़माना के साथ करेंसी ने जगह ले ली, तो फिर जो है ना लोग जो है ना पैसे देने लग गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद के दिन बच्चों को कुछ ना कुछ दिया करते। ठीक है, तो ये ईदी फिर ज़ाहिर वहीं से निकला कि वो उस वक्त के दौर में ज़ाहिर खजूर दे दी, कोई चीज़ दे दी, टॉफ़ियाँ वॉफ़ियाँ तो नहीं होती थी, लेकिन वक्त के साथ बदलते बदलते जो ईदी। मुफ्ती साहब, आप देते हैं बच्चों को ईदी? क्या कितने आजकल चल रहे हैं बच्चे, कितने पैसे लेते हैं आजकल? बच्चे तो आजकल जो है ना इस ज़माने में जो बच्चे हैं ना वो तो राज़ी नहीं होते थे। पहले हम लोग तो 1 रुपये पर राज़ी हुए, 1 रुपये पर भी राज़ी होते थे, 98 पर भी राज़ी होते। वो हमारे 98 होती थी, 54 होती थी, 5 पाई भी होती थी, 5-5 रुपए। इस तरह 50 रुपए पर भी एक वक्त 50 तो बड़े अमीर देते थे कोई मामू मामू। लेकिन आजकल जो सूरत हाल है, बच्चे तो राजी नहीं होते, ना, बस बनाना पड़ता है। क्या अभी करंट ईदी का वैसे क्या रेट, क्या रेशो? वो तो आपके दिल पर है, आपके ऊपर है ना। अब अगर हम यहाँ पर फिक्स कर लें कि भाई 10,000 रुपए दे दें और हमारे पास 10,000 ना, आप यकीन करेंगे बड़ी कंफ्यूजन है शहरी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये ईदी कितनी दें
दें, स्पेशली घर में बहनों को, भाइयों को और अपने खानदान के बच्चों को? ये बड़ी कंफ्यूजन होती है किसको कितनी ईदी दें। अच्छा, इसमें कोई अगर कोई शरई बात हो जाएगी वो तो फिर फिक्स हो जाएगी ना, फिक्स हो जाएगी। इस वजह से जो दिल में आए वो आप दे वो दें। और ईदी में कोई कुछ नहीं होता कि बंदा जितना कमा रहा है ना अपनी ताकत के मुताबिक वो बिल्कुल दे दे और सही। ज्यादा से ज्यादा दे दे। बिल्कुल। खसूसन अपनी बहनों 100 को रुपए बहुत वाली गड्डी ज्यादा, मंगाऊंगी मैं। अपनी बहनों को बहुत ज्यादा दे दे। और इसी तरह अगर वालिदैन जिंदा है, अल्लाह सबके वालिदैन को अच्छा, वालिदैन को भी सलामत ईदी रखे। दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और ये बात जो हो रही है कि ज़ाहिर है कितनी देनी है, बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई अब हर किसी की एक जेब होती है, तो ये नहीं किया करें कि आपको अगर किसी अमीर मामू चाचा ने दे दिए ज़्यादा तो दूसरा भी देगा, तो जो ईदी मिले उसमें ईदी होती है। हाँ, ईदी होती है, चाहे 10 रुपए की हो। अल्लामा साहब, ये जो ईदी जमा होती है और ये अम्मी ले लेती हैं, इसके बारे में कुछ बयान फरमाइए। वो दौर गया, नहीं ले लेती है, हमसे तो ले लेती थी। अब वो गया, मैं कह रहा हूँ दौर था जब माएँ पैसे ले लेती थी, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर है कि उनके पास इतनी शऊर नहीं होता था कि उसे कहाँ खर्च करना और कहाँ नहीं खर्च करना। दूसरी बात ये कि माएँ या बाप ये कहते थे कि भाई हमने भी तो दिए हैं, हमने दिए हैं तो ये उसका उसी के बदले में मिला है। लेकिन अब जो है वो आप 6 साल का 5 साल का बच्चा भी है ना, वो देखता है रसीद मिलता ही जो है वो जाके कहीं छुपा के आता है कि अम्मा के ना ले, अम्मा ना ले मुझसे। तो अब कोई माँ नहीं लेती, कोई बाप नहीं लेता, बच्चे अपने पास रखते हैं। बच्चों को शऊर बहुत बना। अच्छा, हमारे दौर में तो कभी हमारे दौर में ले लेते, हमें ये कह दिया जाता था कुछ दिलाएंगे, फिर हम ना कभी हमें इतनी हिम्मत होती थी कि हम पूछें कब दिलाएंगे, ना कभी वो बात आती बस वो आखिरी एरा था माँ बाप के और बच्चों के दरमियान इतनी ज़्यादा एतबार का। हाँ, अब तो बच्चे कहते हैं हम अपने माँ बाप पे भी एतबार नहीं करेंगे। हाँ, बच्चे आजकल बिल्कुल काउंट करके वॉलेट रखा हुआ होता है बच्चों ने, उसमें वो सबसे आते ही कह रहे होते हैं कैश कैश। वरना हमें अपना दौर याद है, हमारे दौर में मद्दी होती थी। अच्छा, वैसे आपकी ईदी ली है कभी अम्मी ने? ये मैं भी यही बताने वाली थी, कभी भी नहीं ली। मैं ली क्या, मैंने दी नहीं ना, ये बात है। वरना ईदी ले लें। गौर भाई, आपकी कितनी ईदी, हाईएस्ट कितनी ईदी जमा हुई है लाइफ में? 350 रुपये। 350? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना। 350 हाईएस्ट थी? ये कैसे हो सकता है? मतलब नहीं हो सकता। 350 दी थी या टोटल? पूरा टोटल बोल रहा हूँ। पूरा टोटल नहीं बता रहा हूँ। क्या 10-10 रुपए दे रहे थे सब? वो टाइम जब हम ईदी लेते थे वो 10-10 रुपए वाला सही बात कर रहे हैं। मैं क्यों इतना इस बात पे वाकई में शौक, जब हम लेते थे तो 10-10 रुपए वाला हमारे भी यही थे, 280-300 तक पहुंच गए। शायरी एक वो बचपन वाली ईदी होती थी जो 10 रुपए दे दिए, किसी ने 50 रुपए दे दिए, किसी ने 50 अमीर देते थे, और 100 अगर किसी ने दे दिए वो बहुत बड़ी बात होती थी। लाल नोट आए, उस पे तो फौरन कब्जा हो जाता था। मेरी बहन और मैं जानबूझकर लोगों के घरों में जाते थे। हाँ, पड़ोसियों के। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो 10-10 रुपए जो है वो हम जमा कर लिया करते थे। फिर ननियाल ददियाल ये अच्छा, कर मुझे कर आज आके भी 350 रुपए। मुझे आज भी याद है, मेरे शहरी मेरे एक ताया हैं, उन्होंने बचपन में ना सबसे ज्यादा ईदी उन्होंने दी है। वो याद रहते हैं, सबसे ज्यादा ईदी उन्होंने दी। हमारे मामू देते थे, वो अभी भी देते हैं, वो उनकी ज्यादा होती है। वैसे मुफ्ती साहब, आपकी सबसे ज्यादा ईदी कितनी जमा हुई है? मुझे तो याद नहीं है। याद ही नहीं है कभी? रोजा है ना, तो हाँ, तो याद ही नहीं है इनको कि कितनी। अच्छा, मुझे लगता है मुझे इस साल ज्यादा मिलेगी ईदी। आपको मिल गई है मुझे ईदी? अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब ने कहा है कि मैं अब तुम्हें आज ईदी दूंगा। अच्छा, एक सेकंड, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि मुझे आप लोग तो ईदी मुझे तो देकर जाएंगे ना आप? अभी मुफ्ती साहब ने कहा छोटे भी बड़ों को दे, हम लोग भी मुंतज़िर हैं। छोटे भी बड़ों को दे सकते हैं, और आजकल बड़ों के हालात कुछ सही नहीं है, हालात कंट्रोल से बाहर है। आजकल बड़ों के हालात सही नहीं है, तो आप हमें दे दीजिए। चलें, ठीक है जी, बिल्कुल। अल्लामा साहब, आपकी कभी याद है कितनी ज्यादा जमा करी हो? याद तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1000, 1500, 2000 तक। अल्लामा साहब अमीर खानदान से थे, अल्लामा साहब फिर अमीर खानदान से थे। नहीं, इनका इलाका वसी होगा ना ये। हाँ, क्योंकि ये चीज़ होती है हमारे यहाँ। हमें अभी जब गौर ने 350 का, तो मैं अभी के दौर से सोच रहा था 350 कौन से, तो 10 रुपए मतलब ये होता था अच्छा लेवल। 5 रुपए मैं समझता था कि गौहर उससे बहुत छोटे हैं। हाँ। तो जाहिर है कि इनका दौर जो है वो 2000 के बाद का ही होगा इनका बचपन। आज पता चला कि नहीं, ये छुपे रुस्तम है। हाँ, ये मुझसे पुराने, इन्होंने खैजाब लगाया है, मुझसे पुराने दौर के हैं। हाँ, ये 80 की दिहाई में 10 रुपए मिलते थे। 80 की दिहाई में मिलते थे वाकई में, और 10 रुपए जो होते थे वो बड़ी चीज़ होती थी। भले यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज 29वां रोज़ा है और कल शायद जो है वो ईद हो जाए।
और जो भी कोई ट्रांसमिशन होती है, कोई इस तरह की नशिस्त होती है, उसमें किसी एक आदमी का हाथ नहीं होता, उसमें पूरी एंटायर टीम जो है वो मिलके काम करती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जितनी भी हमारी टीम है उन्हें बुलाया। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा कि जिनकी वजह से ये इफ्तार की और सहरी की ट्रांसमिशन जो है वो इतने जिसे कहते हैं ना सजाई गई थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप डायरेक्टर हैं खालिद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी अच्छी ट्रांसमिशन जो है सजाई और आपकी वजह से ये सब हम और एक साथ हो कामयाब माशाल्लाह। नहीं, शुक्रिया तो आप लोगों का है कि आपने इतनी मेहनत की और इस ट्रांसमिशन नहीं, को थैंक्स टू कामयाब यू किया। कि आपने हमें चुना नहीं, इसके नहीं, लिए। आपकी वजह से ही, आप सबके वजह से ये हुआ है। और हालात आपको पता है आजकल कैसे थे, लेकिन उन हालात में ऐसे ट्रांसमिशन करना बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस शुक्रिया फिर आप लोगों का। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आप सबका। और दूसरे हमारे तारिक मिर्ज़ा साहब डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है, इनका भी एक अहम किरदार था इस ट्रांसमिशन में। तारिक भाई आपका एक अहम किरदार इस ट्रांसमिशन में रहा। देखें, पिछले साल भी सक्सेसफुल था तो इस दफ़ा भी हम घुसे अंदर और कोशिश की। अच्छा मैनेजमेंट ने हमें मतलब समझा कि कर सकते थे, आके करवा लिया हमने। और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला अगले साल भी आएँ। आप ये टीम ही रहेगी हमारी, तो यही टीम है इंशाल्लाह ताला। और हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपना काम करते हैं। और देखें माशाल्लाह से 29 रोजे हो गए इंशाल्लाह ताला। बस और पूरी हमारी फैमिली है, पिछले साल भी यही थी। इंशाल्लाह हर साल ऐसे ही चलेंगे, हम बेहतर करेंगे ऐसे। हाँ, असल चीज़ जो है वो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो बेखल पीछे से देख रहे हैं। आ जाए इरफान इधर आ जाएं, प्लीज आइए, क्योंकि आ जाएं इरफान। आपकी कमी है, आप आइए प्लीज। इरफान खान अज्जू ये ट्रांसमिशन को पूरा लीड कर रहे थे और आ जाएं इधर। मुबारक हो भाई आपको भी बहुत बहुत। इरफान बहुत अच्छा रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच, सबके साथ मज़ा आया। और सिलेक्टेड टीम, सिलेक्टेड लोग और सिलेक्टेड रिसोर्सेज के अंदर काम किया, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल लग रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में एक अच्छी ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह चली गई। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। बिल्कुल जी। और इसमें जितने भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, जिनका नाम हम नहीं ले रहे हैं, और उनका बहुत रहा। अमाद भाई, अमाद तरीन, उन्होंने बहुत इसमें सपोर्ट किया है। तो जितने भी लोगों का था उनका थैंक यू भी हमें करना था। और साद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरी भाई, बड़ी ही खूबसूरत ट्रांसमिशन थी और यकीन करें हम बगैर जो रमज़ान नहीं होता पूरा वेट कर रहे होते हैं कब रमज़ान आएगा, एक दूसरे से मुलाकात होगी। सब बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। और हमारे कैप्टन ऑफ द शिप अज्जू भाई जिस तरह लीड करते हैं, दैट इज़ फैंटास्टिक। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ये हम दावा नहीं करते ये सबसे बड़ी ट्रांसमिशन थी, या हम ये दावा नहीं करते सबसे आला, लेकिन ये दावा ज़रूर करते हैं सबसे सोबर खूबसूरत ट्रांसमिशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, क्योंकि ट्रांसमिशन का मेन होना, सोबर होना बहुत ज़रूरी है। और गौहर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ चले गए हमारे गौहर भाई? और गौहर भाई के हाथ में माइक है। और आपसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा हारिस भाई कि एक अलविदाई कलाम हो जाए। बहुत खूब। और बिल्कुल हर किसी की जो कैफियत है आप बखूबी समझ सकते होंगे स्क्रीन के पार जो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हमें अगले साल भी इस रमज़ान को ट्रांसमिशन को करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि पता नहीं होता कौन किसकी ज़िंदगी आखिर कितनी है। लेकिन ट्रांसमिशन में बहुत से लोग थे जिनका मैं नाम भी ज़ाहिर लेना भूल गया था। मुदस्सिर शाह जिन्होंने सारा टेक्निकल चीज़ों को देखा, उसके अलावा बिलाल है हमारे, असद है, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। मेकअप डिपार्टमेंट, शाजिया, जितनी भी एंटायर टीम थी, ENG डिपार्टमेंट थी, आदिल, जितने भी लोग थे, इन सब का शुक्रिया। और अगर किसी का नाम लेना मैं भूल गया हूँ तो मैं माजरत और इस वक्त स्पेशली जो आप सब मेरे सामने खड़े हैं, कैमरामैन, जिनका मुझे नाम जो है वो ठीक से बिल्कुल याद जितने भी हैं, साजिद हैं, फरहान हैं, एक पर्सन मैं कहूँगी टीम का जो भी है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना हिस्सा डाला। बिल्कुल जी, सब ने हिस्सा डाला। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपने बारगाह इलाही में कबूल अता फरमाए। निशिस्त का वक्त ख़त्म हो रहा है। साद भाई मैं चाहूँगा कि आप दुआ करवाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह, हमने जितनी भी इबादतें इस रमज़ान में की, या अल्लाह तेरा नाम लिया, या अल्लाह तेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया, या अल्लाह रोज़े रखे इसको अपने बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह ये रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए या अल्लाह हम बतकाज़े बशरियत, या अल्लाह बशर हैं, गलतियों का पुतला हैं, या अल्लाह कुछ कहने में कुछ सुनने में या अल्लाह कमी पेशी रह गई हो, या अल्लाह अपने गफ़ूर रहीमी के साथ या अल्लाह उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह तू माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम
तमाम लोगों का कहना इस ट्रांसमिशन में पढ़ना अपने बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह तारिक साहब हों, खालिद शेख साहब हों, या हमारे अलामा ज़ुहैर आबदी साहब हों, मुफ्ती फैज़ुर रहमान या मुफ्ती नूरुर रहमानी और मेरे भाई गौहर का पढ़ना, और यहाँ इनको हमेशा इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमा। या अल्लाह ये इसी तरह हमारे सरों पर सलामत रहें। या अल्लाह इनकी तमाम नसीहतों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे जो दो होस्ट थे, या अल्लाह जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया, दीनी बातें की, या अल्लाह इनको भी अपने बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह रोज़े की हालत में या अल्लाह तमाम तर ट्रांसमिशन के लोग या अल्लाह सिर्फ इस दिल की जोही से या अल्लाह कोई दीन का पैगाम पहुँचा सके, या अल्लाह इसके लिए लगे रहे। या अल्लाह तू इन तमाम की मेहनतों को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह तू अपने गैब से इनको अजर अता फरमा। या अल्लाह इनको गैब से अजर अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग जिन्होंने जिस जरिए से भी इस ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने की कोशिश की, या अल्लाह उन तमाम के जितने लवाहिकीन, वालदैन, रिश्तेदार इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, या अल्लाह इस रमज़ान के सदके या अल्लाह उन तमाम को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, या अल्लाह जो स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, या अल्लाह उनके रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब या अल्लाह अस्पतालों में हैं, या अल्लाह बीमार हैं, या अल्लाह जिस्मानी, रूहानी, या अल्लाह मुआशी जिस मसाइल से भी या अल्लाह तू जानता है, मैं नहीं जानता, मसाइल से गुजर रहे हैं, या अल्लाह गैब के ख़जानों से उनके तमाम तर मसाइल हल फरमा। या अल्लाह उनके तमाम तर मसाइल हल फरमा। या अल्लाह जिनके बच्चे हैं, या अल्लाह उनका नसीब सुहाना कर दे। या अल्लाह उनका मुकद्दर जाग जाए। या अल्लाह वो तमाम अपने वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बन जाए। या अल्लाह हम तमाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को सहाबा इकराम अहले बैत से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम जब इस दुनिया से जाएं, या अल्लाह ऐसे जाएं कि तू हमसे राजी हो। या अल्लाह तू हमसे राजी हो। या अल्लाह हम तमाम या अल्लाह बहुत कमज़ोर हैं। या अल्लाह जहन्नुम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह तेरे सवालात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह हम हिसाब किताब नहीं दे सकते, हम आजिज़ हैं। या अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा। या अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा। या अल्लाह ये आखिरी अय्याम है, या अल्लाह तू जहन्नुम से खुलासी अता फरमाता है। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, या अल्लाह जिनको जहन्नुम से खुलासी अता की है, हम तमाम को उसमें शामिल फरमा। या अल्लाह हम तमाम को उसमें शामिल फरमा। या अल्लाह अगला रमज़ान या अल्लाह मुकम्मल सेहतियाबी के साथ नसीब फरमा। या अल्लाह मुकम्मल सेहतियाबी के साथ नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग इस रमज़ान हमारे साथ नहीं हैं, या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर हैं, या अल्लाह उनको भी इसकी बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनको भी इसकी बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम जब इस दुनिया से जाएं, या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब आमीन।